हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपकी ये आरंभिक स्तर पर भाषा विषय की 4th क्लास है और आज की क्लास में हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे पेपर 1 का। ठीक है, तो आपकी ये 4 क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये समझ के चलिए आज आपका पेपर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम शांति शिक्षा की शुरुआत करेंगे और फिर आपका साइंस भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और सामाजिक अध्ययन भी। उनकी जगह हम मैथ्स और इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अब हम आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को बिना किसी देरी किए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। उससे पहले आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में जो आपकी आरंभिक स्तर पर भाषा की इससे पहली क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए। तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको पहले आंसर मैच कराना चाहूँगी। आप सभी अपने आंसर मैच करिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ ये था कि इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इनमें जो सही ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा, ये होगा आपका इस तरीके से पूजनीय लिखा जाता है। ये वर्तनी बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने सही जवाब दिया। संचरावती देवी और वीरेश पुंडीर, आपने भी सही जवाब दिया था। बाकी अगर बात करें, शिखा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, है ना। इसके साथ ही अंजना ने बिल्कुल सही जवाब दिया था और यहाँ पर मोनिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप में से अनिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। ठीक है, दिनेश सोनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। लगभग यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर स्तुति ने भी बिल्कुल सही दिया। ठीक है, तो लगभग सब ने यहाँ क्या किया है, बिल्कुल सही चुनाव किया है। नहीं, स्तुति ने गलत किया है। ठीक है, पूजनीय होता है वे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी ठीक होगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ भी आपको वर्तनी का चुनाव करना है। कौन सा शब्द सही तरीके से यहाँ पर लिखा है वो आपको यहाँ दूसरे प्रश्न में भी यही छांटना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी वर्तनी सही होगी। आपने यहाँ पर आंसर किया है ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को, लेकिन यहाँ क्या होगा सही अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं किसने सही आंसर यहाँ पर किया है। मैं देखती हूँ, बाकी आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर आंसर देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से वैयक्तिक लिखा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। बाकी अगर किसी की गलती हुई है तो यहाँ पर ध्यान देगा, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन बने हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर में से निकाल करके ये मुख्य प्रश्न लिखे हुए हैं। इनको तो आप बिल्कुल सही तरीके से करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो क्या आपने इसमें सही चुना? ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर अभी जाना था कि पूजनीय कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, बड़ाऊ की मात्रा आएगा और जय आधा नहीं होगा, पूरा ही होगा। तो अगर बात करें, यहाँ पर अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें शुद्ध वर्तनी, यहाँ आपको ढूंढनी है इच्छा शब्द कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये तो सभी का सही है। ऑप्शन ए के साथ आप सभी गए, बिल्कुल सही। उसके बाद इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी थी, तो 5वें प्रश्न का उत्तर आप सभी ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुना और ये बिल्कुल सही था। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने देख लिया कि वर्तनी में किस तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती है। ये हमने कल की क्लास में जाना था, स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कविता, कहानियाँ और लोकोक्तियों में निहित भावों को समझना। ये आपका एक मुख्य टॉपिक है। ठीक है, और बहुत आसान है, बेहद आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बाकी एक बार आप सुनेंगे तो आप इसका आंसर खुद से अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कविता, कहानियों, लोकोक्तियों में उनके भाव जो निहित होते हैं, उनके भावों को कैसे समझा जाए, ये यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा।
तो बात करते हैं एक एक कर तीनों बिंदुओं के बारे में। पहला है भाषा भावों एवं विचारों की क्या होती है, जननी होती है, यानी माता होती है, उनको जन्म देने वाली होती है। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही तो अपने भावों और विचारों को आप प्रकट करते हैं। तो वही बात बोली है कि भाषा भावों एवं विचारों की जननी होती है तथा अभिव्यक्ति का क्या होती है, एक माध्यम होती है। भाषा के बिना मनुष्य एक पशु के समान है। ठीक है, भाषा के बिना क्या होता है, मनुष्य एक पशु के समान होता है, क्योंकि अगर वो उसके पास भाषा नहीं होगी, वो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, तो वो एक पशु के समान होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा यहाँ पर प्रमुख बिंदु है कि भाषा शिक्षण का अर्थ क्या होता है, बालकों में भाषाई कौशल को डेवलप करना होता है, भाषाई कौशलों का विकास करना होता है भाषा शिक्षण का उद्देश्य। जैसे भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं, तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कौन कौन से कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये सभी 4 कौशल होते हैं भाषा के। क्लियर है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों के चारों कौशलों में दक्ष बनाना ही एक शिक्षक का उद्देश्य है। बालकों को भाषा के इन चारों कौशल में दक्ष बनाना ही उद्देश्य होता है एक शिक्षक का। आगे बात करेंगे तो छात्र कहानी, कविता, वर्णन, लोकोक्ति आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है तथा उसका अर्थ समझता है। ठीक है, यानी कहानी हो गया, कविता हो गया, इनका अर्थ कब समझ में आएगा, सुनकर ज़्यादा समझ में आएगा। लिखी हुई बातों से ज़्यादा आप जानते हैं कि सुनकर ज़्यादा समझ आता है। और अगर बात की जाए कहानी कविता, जैसे यहाँ पर कहानी और कविता और लोकोक्ति के बारे में बात की जाए, तो ये तो ऑब्वियसली सुनकर ही ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहानी और कविता लोकोक्तियों में निहित भावों को समझना कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख बिंदु थे। अगर आपसे कहा कविता से संबंधित निहित भावों के अर्थ को समझना पूछे तो भी आप यही लिखेंगे, कहानियों के भावों को का अर्थ समझना पूछे तो भी आप इसमें यही बताएंगे। ठीक है, ये कुछ इसकी विशेषता के जैसे है। क्लियर? और लोकोक्ति से संबंधित पूछे तो भी आप यही लिखेंगे। आगे बात करेंगे, आगे आपका आ जाता है दोस्तों संप्रेषण। संप्रेषण यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो कम्युनिकेशन। इंग्लिश में संप्रेषण को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन यानी अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। जब आप अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उसके साथ साझा करते हैं किसी सूचना को, ठीक है, और वो आपकी बातों को सुनकर के समझता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, संप्रेषण कहते हैं, या संचार का एक माध्यम कह सकते हैं। ठीक है, संचार की प्रक्रिया कह सकते हैं। अब दोस्तों संचार या संप्रेषण कैसे कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसके कौन से प्रकार होते हैं, संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। संप्रेषण के जगह आपसे पूछा जाए अगर भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, तो एक शाब्दिक होती है, एक अशाब्दिक होती है। उसी तरीके से संप्रेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो शाब्दिक और दूसरा कौन सा होता है, अशाब्दिक। शाब्दिक यानी जिसमें आप शब्दों का प्रयोग करें, किसी को अपनी बात समझाने के लिए, अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए आप अगर शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कैसा माध्यम होगा, शाब्दिक माध्यम होगा। लेकिन अगर आप अपनी बातों को सामने वाले के सामने प्रकट करते हुए शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसा प्रोसेस होगा, वो अशाब्दिक प्रोसेस होगा या अशाब्दिक माध्यम होगा। अब क्या हम बिना बोले भी किसी के सामने कुछ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इशारों में। ठीक है, तो आपने कभी ना कभी तो अशाब्दिक माध्यम का भी प्रयोग किया ही होगा। तो अशाब्दिक माध्यम में जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, आपके हाव भाव आ जाते हैं कि किसी को बिना बोले उसकी फीलिंग्स को समझ लेना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके, उसके मुख मुद्राओं को, ठीक है, उसकी भाव भंगिमाओं को देख करके समझ लेना कि ये क्या कहना चाहता है, वो क्या होता है, अशाब्दिक माध्यम होता है। अब शाब्दिक माध्यम को भी हम 2 प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, एक तो मौखिक
और दूसरा लिखित रूप में। लिखित यानी अगर आप किसी को लेटर लिख करके आप अपने भाव को जब लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित होता है, जब बोलकर प्रकट करेंगे तो वो कैसा होगा, मौखिक होगा। लेकिन ये शाब्दिक के अंदर आएगा क्योंकि लिखकर और बोलकर आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके प्रकार हो गए, तो शाब्दिक के प्रकार होते हैं मौखिक और लिखित। अशाब्दिक की अगर बात करें, अशाब्दिक में क्या क्या आएंगे, तो अशाब्दिक में आपके दृश्य संकेत आ सकते हैं, यानी जो दिखने वाले संकेत होते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके सामने जो ट्रैफिक लाइट्स होती है तो वो कैसा संकेत होती है, दृश्य संकेत होती है। यानी आपको कुछ आकर के कोई बोलेगा नहीं कि आप यहाँ रुकिए, आपने सिर्फ और सिर्फ एक संकेत देखा कि भैया जो ट्रैफिक लाइट्स है वो कैसी है, रेड सिग्नल है, तो आप अपने आप रुक जाएंगे। यानी आपने देख करके उसको समझ लिया, उसके संकेत आपने देख करके समझे। ठीक है, वहाँ आपसे कुछ बोला नहीं गया, कोई शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपने देख करके उस दृश्य को देख करके समझ लिया, उसके भावों को या जो भी वहाँ उस समय आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। उसके बाद श्रव्य संकेत, इसी तरीके से आप किसी संकेत को सुन करके वहाँ उसके बारे में अगर समझ लेते हैं तो वो आ जाएगा। बाकी दैहिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप सामने वाले के हाव भाव को देख करके आप समझ जाए उसकी बातों को। ठीक है, फिर ये कहते हैं भाषा, ये शायद इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि भाषा तो इसमें आ जाएगी शाब्दिक और शाब्दिक में। ठीक है, उसके बाद पैरा लैंग्वेज यानी पार्श्व भाषा, ये आप अपने उसमें नहीं लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है शाब्दिक माध्यम तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या लिखेंगे। ऐसी चीज़ इंक्लूड ही नहीं करनी जो थोड़ा सा कम समझ में आए। क्लियर, आपको बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए संप्रेषण कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का, शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक के 2 भेद बताएंगे आप, मौखिक लिखित, और अशाब्दिक में आप दृश्य श्रव्य और दैहिक भाषा, बस इतना बताएंगे क्योंकि ये इसके जो टाइप्स नहीं होते, ये इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे अशाब्दिक माध्यम के प्रकार पूछेगा, आपको ये 3 आपको बस क्लियर याद रखने हैं कि दृश्य संकेत होते हैं, श्रव्य होते हैं और दैहिक होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। संप्रेषण क्या था दोस्तों, संप्रेषण का मतलब यानी कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने भावों को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरे का उन बातों को समझना भी ज़रूरी है संप्रेषण में। क्लियर, अब हम आगे जानेंगे दोस्तों संप्रेषण करने का या अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने का कोई एक प्रक्रिया तो होती होगी, कोई एक चक्र तो होता होगा। ठीक है, कैसे हम दूसरे के सामने अपनी बातों को संप्रेषण करते हैं, कैसे दूसरे के सामने अपनी बातों को रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका एक चक्र होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है या उसका एक चरण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संप्रेषण का चक्र बनाइए तो आप यही आंसर करेंगे। आपसे पूछा जाए संप्रेषण की प्रक्रिया बताएंगे तो भी आप यही बनाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण के कितने चरण होते हैं या कौन कौन से चरण होते हैं तो भी आप यही आंसर करेंगे। क्या, ये देखिए अब तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको एक चक्र बना करके दिखाया गया है या एक प्रक्रिया आपको दर्शाई गई है कि कैसे कैसे संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। सबसे पहले दोस्तों एक प्रेषक का होना ज़रूरी है। प्रेषक का मतलब होता है सेंडर। ठीक है, सेंडर यानी जिसके पास कोई मैसेज है। ठीक है, यानी बात को सामने प्रकट करने वाला, बोलने वाला या अपनी बातों को प्रकट करने वाला या अपने विचारों को प्रकट करने वाले को, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है, तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाले को हम सेंडर कहते हैं। सेंडर यानी प्रेषक। प्रेषक के बाद आगे बात करें तो प्रेषक के पास क्या होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है यानी संदेश होता है जिसको वो दूसरे के साथ साझा करना चाहता है, दूसरे के साथ आदान प्रदान करना चाहता है विचारों का। तो उसके पास कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए बताने के लिए, कोई ना कोई संदेश तो होना चाहिए। तो दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा, यानी एक तो सबसे पहले हमारे संप्रेषण करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक सेंडर की, एक प्रेषक की। उसके बाद सेंडर के पास यानी प्रेषक के पास कोई ना कोई संदेश भी तो होना चाहिए, तो दूसरी हमें ज़रूरत पड़ी संदेश की। अब उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है माध्यम की। माध्यम यानी कि आप
कैसे अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने रख रहे हैं, भाषा के माध्यम से रख रहे हैं, ठीक है, लिखित रूप से रख रहे हैं, मौखिक रूप से रख रहे हैं, या एक्सप्रेशंस को आप यहाँ अशाब्दिक रूप से उसके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, तो एक माध्यम का होना ज़रूरी है। या आप अगर बात करें कि मैं अपने मैसेज को आप व्हाट्सअप कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक माध्यम है कि भाई मोबाइल फ़ोन से आपने कॉल की, तब उससे बात की, तो एक माध्यम का होना ज़रूरी है। चाहे तो अगर वो आपके सामने है तो भाषा माध्यम हो जाएगी, अगर आपसे दूर है तो भी भाषा ही माध्यम होगी, ठीक है। लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से भी हो सकती है कि आप कोई इमेज भेज दे, आप कोई सैड इमोजी भेज दे, ठीक है, तो वो एक क्या होता है, एक संकेत होता है सामने वाले के लिए। अगर आपने बिना कुछ कहे केवल और केवल एक सैड इमोजी भेज दिया तो भी उसे पता चल जाएगा आपके भावों का, आपके विचारों का, कि भाई आप ज़रूर परेशान हैं, ठीक है। तो ये एक माध्यम का होना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद आप जब अपनी बात किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके लिए कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए, है ना। तो कोई ना कोई उसके लिए आपके मैसेज को ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए, यानी ग्राही भी होना चाहिए। तो चौथा हमारा चरण क्या होगा, ग्राही होगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में चौथा कौन होगा, ग्राही होगा। इसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आपके मैसेज की प्रतिपुष्टि होगी। प्रतिपुष्टि मतलब फिर सामने वाला जो ग्राही था, यानी जो आपके मैसेज का रिसीवर था, उसने आपकी बातों को समझा और फिर अपना रिप्लाई आपको किया, ठीक है। आपकी कही गई बातों को उसने समझा और फिर आपको उसके क्या दिया, फीडबैक दिया कि ठीक है, अच्छा, जो भी बात आपने रखी थी तो आपने सामने वाले ने उस बात को यहाँ समझ लिया और उसका फीडबैक दिया, यानी प्रतिपुष्टि की, ठीक है। प्रतिपुष्टि से मतलब यहाँ इंग्लिश में अगर बोले तो फीडबैक होता है, ठीक है। तो क्लियर हो आप सभी को, ये एक प्रोसेस था किसका, संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का प्रोसेस था। चरण करके पूछे तो भी आप यही लिखेंगे, संप्रेषण का चक्र कहे तो भी आप यही लिखेंगे। तो ये आपने ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। याद तो आपको अब हो गया होगा कौन कौन आएंगे इसमें। 5 इसके चरण होते हैं। पहला प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा ग्राही और पांचवा प्रतिपुष्टि। क्लियर है आप सभी को। अब थोड़े से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम ये जानेंगे कि संप्रेषण की आवश्यकता क्या होती है। हालांकि आप अभी तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि संप्रेषण की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, क्योंकि भाई जब तक हम संप्रेषण नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी बातों को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसके साथ बातचीत करनी, यानी संप्रेषण करना अनिवार्य होता है। अब एक एक करके थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे अपने टॉपिक को हम यहाँ पर। बेसिकली आपसे यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, संप्रेषण क्या होता है, और शाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार है, शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप शब्दों का प्रयोग करें लिखित या मौखिक रूप से। उसके साथ ही आपसे संप्रेषण चक्र के बारे में या संप्रेषण के चरण के बारे में पूछ सकता है, तो वो आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपका है काव्य, कहानी, कथा, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। यानी अगर आपकी बुक्स में ही अलग अलग दिया गया है कि काव्य शिक्षण के उद्देश्य, कहानी शिक्षण के उद्देश्य, कथा शिक्षण के उद्देश्य, तो सबको अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कुछ सब में से मैंने कॉमन उद्देश्य या कॉमन गोल्स जो सबके थे वो मैंने उठा लिए, जो आपके इन तीनों में काम करेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली हमने वर्क किया है कि आप इनको काव्य में भी लिख पाएंगे, कहानी में भी लिख पाएंगे, कथा में भी लिख पाएंगे, आपका कोई एक नंबर नहीं काट सकता इस पर, ठीक है। ऐसे जो कॉमन उद्देश्य थे वही हमने उठाए हैं जो आपके तीनों में काम करेंगे, तो बिल्कुल आप इनको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करें, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, या काव्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, या कथा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो 5 है, पांचों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे और बहुत ईजिली ये आपको समझ भी आ जाएंगे। पहला अगर बात करें गाइस, तो पहला क्या है, भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना, ठीक है। अगर हम बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, काव्य सुना रहे हैं, तो उसके पीछे एक शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर भावों को समझने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। जो भाव है, कहानी क्या कहना चाहती है, उस कहानी में जो भाव है उनको समझने की क्षमता बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए, उनकी क्षमता बच्चों को प्रदान करना ही एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। क्लियर। तो काव्य, कहानी या कथा शिक्षण का पहला उद्देश्य क्या है, बच्चे में भावों को समझने की क्षमता का विकास करना या क्षमता प्रदान करना। क्लियर।
सेकंड देखते हैं क्या है। दूसरा है गति, यति, लय, भाव, आरोह अवरोह कर्म या वाचन का ज्ञान करवाना। बिल्कुल, आप प्राथमिक शिक्षक बनने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षक छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा 1 से 8वीं तक। तो उस लेवल के बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर है उसको आप क्या सिखाएंगे? भाई सबसे पहले तो आप उसको वाचन करना सिखाएंगे, ठीक है। उसको वाचन का ज्ञान कि भाई कहानी है तो कैसे पढ़नी है, कोई कविता है तो उसमें सुर ताल की भी ज़रूरत पड़ती है, गति की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आरोह अवरोह कर्म की भी ज़रूरत पड़ती है, बोलते समय उतार चढ़ाव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक प्राथमिक शिक्षक का उद्देश्य यही है कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से लय के साथ, भाव के साथ, आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव के कर्म के साथ उसको वाचन का ज्ञान कराना। एक ये उद्देश्य होता है किसका? एक प्राथमिक शिक्षक का। या फिर कहानी, कथा और काव्य के शिक्षण का ये भी एक उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य हम बात करें, तीसरा क्या है? तो भावार्थ ग्रहण करने की क्षमता को उत्पन्न करना। भावार्थ यानी कि जो भाव है उसका अर्थ समझना। कहानी में जो भाव प्रस्तुत किया जा रहा है उसका अर्थ ग्रहण करना। जो कथा में भाव की प्रस्तुति हो रही है उस भाव को समझना कि ये जो कथा है ये कहना क्या चाहती है, इससे हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। तो इस क्षमता को डेवलप करना भी, भावार्थ ग्रहण करने की क्षमता को डेवलप करना भी एक शिक्षक का उद्देश्य होता है, या इन सबको सिखाने का, इन सब का शिक्षण करने का उद्देश्य भी होता है। आगे हम बात करें दोस्तों, चौथा जो इसका उद्देश्य होगा, विद्यार्थी का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, ठीक है। विद्यार्थी का नैतिक और चारित्रिक विकास करना, उसके चरित्र का विकास करना, उसको नैतिक रूप से उसको विकसित बनाना, ये भी उद्देश्य होता है कहानी, काव्य और कथा शिक्षण का। क्या कहानी से किसी के चरित्र का विकास हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? कि अगर हम बच्चों को किसी महापुरुष की कहानी सुनाए, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाए जो कि बहुत ही मोटिवेशनल हो या फिर बहुत अच्छे कामों भरा उनका जीवन हो, उनके बारे में हम बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, तो छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं चीज़ों को। तो हम उसकी हेल्प से भी बच्चों के चरित्र का, उनके नैतिकता का विकास कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें, पांचवा उद्देश्य क्या होगा? विद्यार्थी की स्मरण शक्ति का विकास करना। स्मरण शक्ति, ठीक है, यानी उनकी जो उनको मेंटली भी तैयार करना कि आगे के लिए, ठीक है, उनकी स्मरण शक्ति का विकास करना, उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास करना, ये भी एक क्या होता है? एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। या कहानी, कथा, काव्य के शिक्षण करने का भी ये एक उद्देश्य होता है। तो पांचों उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से अब याद हो गए हैं। क्लियर? तो एक बार फटाफट से देखेंगे कौन कौन से भाई क्या उद्देश्य होते हैं। पहला, भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा, गति, लय, आरोह अवरोह के कर्म का ज्ञान कराना और वाचन का ज्ञान कराना। साथ ही विषय वस्तु के भावार्थ को ग्रहण करने की बच्चों में क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थी का नैतिक और चारित्रिक विकास करना। पांचवा है बच्चे की या विद्यार्थी की स्मरण शक्ति का विकास करना भी उद्देश्य होता है। तो ये पांचों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, आगे जानेंगे काव्य वर्णन या कहानी या कथा के शिक्षण के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए इनको सिखाने से पहले, या बच्चे को किस तरीके से इनका शिक्षण कराना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव है, ठीक है। इनका भी आपकी बुक में अलग अलग दिया गया था कि काव्य शिक्षण के लिए क्या सुझाव होंगे, वर्णन के लिए, कहानी के लिए, कथा के लिए क्या क्या सुझाव होंगे, लेकिन जो कॉमन है, हर एक में काम आए, उनको यहाँ मैंने लिखा है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, मेरे ख्याल से अब आप वहाँ फंसने नहीं वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन चाहे कैसे भी बने, यहाँ घुमा फिरा के कैसे भी एग्जामिनर पूछे तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। क्लियर दोस्तों? अगर आपको स्पीड तेज लग रही है बोलने की, तो यहाँ आपके मोबाइल फ़ोन में या स्क्रीन पर इस तरीके से 3 डॉट्स होंगे, ठीक है, वहाँ आप क्लिक करके प्लेबैक स्पीड के नाम से आपका एक ऑप्शन आपके सामने आएगा। वहाँ से आप अपने हिसाब से स्पीड को कम या ज़्यादा भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर?
और अगर वीडियो की क्वालिटी आपको बढ़ानी है तो यही इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी को भी बढ़ा पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं बच्चे को इनका शिक्षण कराने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रस्तुतिकरण की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए। यानी जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं कहानी, काव्य या वर्णन या कथा, कुछ भी कहीं का भी आप शिक्षण करा रहे हैं, भले ही कोई भी विषय भी हो, तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत सरल होनी चाहिए, बहुत ही सरल होनी चाहिए और सरस होनी चाहिए। यानी उसमें रस भरी से मतलब ये नहीं है कि मीठी लगेगी। सरस मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें आप जो सुर ताल का प्रयोग करें, ठीक है, लय का प्रयोग करें बोलते समय, ताकि बच्चों को उसमें सुनने में मज़ा आए, है ना, उसे सरस कहते हैं। यानी सुनने वाले को, सामने वाले की बातों को सुनकर मज़ा आए, एक रस की अनुभूति हो, ठीक है, एक आनंद की अनुभूति हो, उसे ही हम सरस कहते हैं। तो यही है, पहला तो सुझाव यही होता है कि भाई बच्चे को जो भी हम सिखाए वो बहुत ही सरल भाषा में हो। दूसरा क्या सुझाव दिया जाता है, दूसरा क्या सुझाव है, तो छात्रों से प्रसंग से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए कि आप जो भी बच्चे को जिस भी विषय वस्तु का शिक्षण करा रहे हैं, चाहे वो कहानी हो, वर्णन हो, कथा हो, काव्य हो, आप उससे बीच बीच में प्रश्न पूछते रहे। ठीक है, उसी से संबंधित आप बच्चे से प्रश्न पूछते रहे, ताकि बच्चे का ध्यान आपकी ओर आकर्षित रहे और बच्चा ध्यानपूर्वक उसको सुनता रहे। तीसरा क्या है, चित्रों, मानचित्रों या अभिलेखों की सहायता लेना। बच्चे चित्र को बहुत अच्छे से, बहुत ही मनोरंजक रूप से देखते हैं। अगर उनको पढ़ाते समय मानचित्रों का प्रयोग करें या अभिलेखों का प्रयोग करें, चित्रों का प्रयोग करें, तो बहुत ही आनंद के साथ बच्चे सीखते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से। तो इनका भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ छात्रों को क्रियाशीलता के अवसर दिए जाने चाहिए। क्रियाशीलता के अवसर कैसे, कि अगर कोई बच्चा अपने भावों को प्रकट करना चाहता है उस कहानी को सुनने के बाद, तो बिल्कुल उसको मौका दिया जाए। ठीक है, तो यानी बच्चों को क्रियाशीलता के अवसर दिए जाने चाहिए, बच्चों से भी सुनना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं उस बारे में। ठीक है, तो ये आपने 4 सुझाव जान लिए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये अब बहुत ही क्लियर है। ऑलराइट, अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहानी और उपन्यास के बीच में अंतर जानते जानते आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपसे पर्सनली ये पूछा जाए कि कहानी क्या होती है, ठीक है, या कहानी के बारे में बताइए या उपन्यास के बारे में लिखिए, ठीक है, उपन्यास की व्याख्या करिए, तो आप वो भी लिख पाएंगे और बाकी अंतर पूछ ले तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कहानी और उपन्यास के बीच में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करेंगे गाइस, कहानी क्या होती है। कहानी बहुत ही अधिक प्राचीन होती है। ठीक है, कहानी क्या है, प्राचीन है, बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन जो उपन्यास का प्रयोग किया जाने लगा या उपन्यास पद्धति जब से आनी शुरू हुई, तो वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो आधुनिक आपके समय में ही शुरुआत की गई उपन्यास की। ठीक है, इसी के साथ कहानी का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन कराना, सामने वाले को उसमें मनोरंजन की अनुभूति हो, मनोरंजन कराना ही कहानी का उद्देश्य होता है। लेकिन उपन्यास का उद्देश्य क्या होगा, मनोरंजन के साथ साथ उसको रस और भाव की अनुभूति कराना भी, ठीक है, उद्देश्य होता है उपन्यास का। इसके साथ ही कहानी का क्षेत्र बहुत छोटा होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि उसमें जीवन की किसी एक ही प्रमुख घटना का वर्णन होता है। कहानी में क्या होगा, किसी जीवन की एक ही घटना का वर्णन होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कहानी का क्षेत्र कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन उपन्यास की बात करें तो उपन्यास का क्षेत्र कैसा होगा, बहुत व्यापक होगा। क्योंकि उसमें संपूर्ण जीवन के बारे में उसमें हर एक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, पूरे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका क्रमिक रूप से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको उपन्यास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि भाई कहानी का क्षेत्र कैसा है, बहुत छोटा है, क्योंकि जीवन की किसी एक प्रमुख घटना के बारे में उसमें वर्णन किया गया होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उपन्यास की, तो उपन्यास का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है, उसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। उसी के बाद बात करें, चौथा डिफरेंस हम जानेंगे
तो कहानी में कथानक नहीं होता है। कथानक होता है दोस्तों एक निश्चित कर्म, ठीक है, एक निश्चित कर्म नहीं होता है कहानी में। जीवन की किसी भी कोई भी, चाहे वो शुरुआती दौर की कोई घटना हो या जीवन के अंतिम दौर की कोई घटना हो, कोई कर्म नहीं होता है, ठीक है, कोई कर्म नहीं होता है उसमें। लेकिन अगर बात करें उपन्यास की, तो उसमें घटनाओं का एक निश्चित कर्म होता है। घटनाओं का कैसा कर्म होता है? एक निश्चित कर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कथानक है, कथानक यानी घटनाओं का एक निश्चित कर्म होना। तो यहाँ कथानक उपन्यास का क्या होता है? प्राण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है घटना का एक निश्चित कर्म होना, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, आपको अगर ये थोड़ा सा जो ये लैंग्वेज है थोड़ी सी अगर इस वाले की टफ लग रही हो, तो आप यही लिख सकते हैं यहाँ पर कि उपन्यास में घटनाओं का एक निश्चित कर्म होता है, जबकि कहानी में ऐसा नहीं होता है। तो आपको चारों डिफरेंस बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए, समझ आ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे। आगे हम आपके लिए कुछ प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको बीच बीच में बहुत अच्छे तरीके से समझ आता रहे और आपको होमवर्क भी साथ में मिलता रहे, आपको इंटरेस्ट भी इसमें बना रहे। और साथ में वैसे हमने आज ये भी डिसाइड किया है कि आज हम अपना इस पेपर को कंप्लीट फिनिश करेंगे, यानी आपका आज इसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम। कुल मिलाकर के 4 क्लासेस में हम इसका सिलेबस आज पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपके सभी सब्जेक्ट्स बहुत टाइम से कंप्लीट होंगे। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें और अपने नोट्स को आप ज़रूर बनाएं, आप पेंडिंग ना छोड़ें। मुझे पता है कि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो आपके बहुत काम आने वाला है। क्लियर? जब हम रिवीजन करेंगे तो तब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने पास में अपनी नोटबुक रखेंगे। क्लियर? क्योंकि रिवीजन करते समय कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम रिवीजन में उसी को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे और वन लाइनर देखेंगे तो तब अलग करेंगे, ठीक है। और अलग भी क्या होगा भाई? परिभाषा भी वही रहने वाली है, जो घटनाओं के बारे में आपको बता रही हूँ वे भी वही रहने वाली है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग होगा, बाकी मटेरियल तो वही रहने वाला है। इसीलिए कहती हूँ नोट्स आप साथ साथ अपने कंप्लीट रखें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम जानेंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, कि जो हमने कविता के बारे में कविता शिक्षण के बारे में अभी हमने जाना, तो यहाँ पर उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। पहला क्या है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से? क्या व्याकरण का ज्ञान कराना? क्या एक अध्यापक व्याकरण का ज्ञान कराता है जब वो कोई कविता सुना रहा हो छोटे बच्चे को, वो भी प्राथमिक स्तर पर? क्या वो व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए कराता है, या उसका अर्थ का ज्ञान कराने के लिए, या छोटे बच्चे के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए रसानुभूति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो आपको ये चुनाव करना है। मैं इसका अभी नहीं बताऊंगी, मैं इसको कल की क्लास में आपको जब भी आपकी या फिर ऐसा करूँगी कि मैं इनका कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूंगी, ठीक है। या फिर छोड़िए, अब जब हम सिलेबस पूरा कर ही रहे हैं तो हम साथ के साथ ही इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है मैं ही आपको कराती हूँ, आप मेरे से पहले आप इसका आंसर सोच के रखिएगा। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराने पर फोकस नहीं किया जाता है, ना ही किसी अर्थ के ज्ञान कराने पर, बल्कि बच्चे को रसानुभूति कराने पर, ठीक है, उसको मनोरंजन का एहसास हो, उसको सुनने में मज़ा आए सुनने में मज़ा आए, इसके लिए कविता शिक्षण कराया जाता है छोटे बच्चे को, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बच्चे ऐसे हाथ कर करके उसकी क्या करते हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं ऐसी मछली बनने की। तो किस लिए कराई जाती है? ताकि उनको मज़ा आए और सुनने में उनको अच्छा लगे, रस की अनुभूति हो। व्याकरण का ज्ञान उन छोटे बच्चों को नहीं होता तब तक, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें। उसके बाद अगर बात करें रसानुभूति के साथ साथ उनकी स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो ऐसे ऐसे उद्देश्य होते हैं उनके, ना कि व्याकरण का ज्ञान कराना और अर्थ का ज्ञान कराना। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कविता शिक्षण के किस भाव का विकास होता है? कविता शिक्षण से किस भाव का विकास होता है? सुंदरम, शिवम, सत्यम या इन सभी का, ठीक है। सत्यम, शिवम, सुंदरम या इन सभी का विकास होता है। तो बताइए क्या है आपके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि सत्यम यानी सत्यता का उनको बोध कराना छोटे बच्चों को, और सुंदरम से यानी उनको एक सुंदर से क्या कह सकते हैं, रसानुभूति
से रिलेट इसको कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक सुंदर भाव को प्रस्तुत करना, तो ये ही एक कविता शिक्षण की भावना का विकास करता है बच्चे में। आगे बात करें, तीसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजन विधि कौन सी होती है? कहानी की, नाटक की, संस्मरण की या निबंध की? ये बताइए। आप छोटे बच्चे को ध्यान में रखना है, प्राथमिक स्तर के, और उसके लिए सर्वाधिक मनोरंजन की विधि इनमें से कौन सी होगी, बताइए। सबसे ज़्यादा मनोरंजन बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर किस में सीखने वाला है? तो बच्चे को कहानी सबसे ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर अगर छोटे बच्चे की बात करें, उसको कहानी सबसे ज़्यादा मनोरंजक लगती है, सर्वाधिक जो पसंद करता है वो कहानी को करता है, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद, भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? तो कहानीकारों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इन चारों में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या रंगे राघव? तो आपने इन चारों में से सबसे ज़्यादा नाम कहानी से रिलेटेड किसका सुना है? प्रेमचंद का सुना होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्रेमचंद इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कहानी शिक्षण का क्या महत्व होता है? जिज्ञासा बढ़ाना बच्चों में, उनमें कौतूहल बढ़ाना, ठीक है। कौतूहल का मतलब ये होता है कि जानने की इच्छा, ठीक है, या बेचैनी उनके अंदर बढ़ाना कि अब आगे क्या होने वाला है इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब शेर कुत्ते को खा जाएगा या छोड़ देगा, इस तरीके से, अब भूत आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, जंगल में गया है तो अब आगे क्या होगा, तो इस तरीके से बच्चे के मन में ऐसे उत्सुकता जागृत करना, ये भी महत्व होता है। या उतार चढ़ाव बच्चे को, या कहानी में इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग करें उन उतार चढ़ाव को, ये भी एक महत्व है, या ये सभी होंगे? तो यहाँ पर आपको देख करके लग रहा है तीनों ऑप्शन लगभग सही है, तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। कहानी से प्राप्त होता है क्या? मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान या ये सभी? तो कहानी से क्या प्राप्त होता है, यहाँ भी हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि तीनों ही सही है, ठीक है। तो तीनों ही सही है। इसके बाद बात करें, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम कहानी सुनाएंगे तो उससे शिक्षा नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ज्ञान भी होगा बच्चे को, ठीक। तो कहानी के प्रभाव में वृद्धि होती है कब? जब कहानी लंबी हो, या जब कहानी सूक्ष्म हो, या फिर जब कहानी कुशल हो या कुशल शिक्षण हो, यानी कहानी सुनाने का तरीका जो शिक्षण का जो कौशल है वो अच्छा हो, तो या फिर ये सभी? बताइए। कहानी का प्रभाव सबसे ज़्यादा कब होगा? जब उसका कुशल शिक्षण हो, यानी जैसे जैसे उसको प्रस्तुत करना है वैसे ही उसी ढंग से किया गया हो, तब सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है। कहानी के प्रभाव में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ, आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, क्लियर। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अगले चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ हम सीखेंगे हिंदी अंग्रेजी की सभी ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण, ठीक है। तो यहाँ हम क्या सीखने वाले हैं? हिंदी अंग्रेजी की सभी ध्वनियों का, स्वरों का, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, शुद्ध उच्चारण करना सीखने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि भाई शुद्ध उच्चारण हमारी मान्यताओं में किसे कहते हैं, ठीक है। शुद्ध उच्चारण का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, शुद्ध उच्चारण के अर्थ की अगर बात करें, शुद्ध उच्चारण का अर्थ होता है मानक उच्चारण, यानी जो सबके द्वारा ग्रहण किया जाए, या एक मानक रूप से, जैसे अगर बात करें हिंदी में खड़ी बोली को मानक रूप में देखा जाता है, उसका मानक रूप है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण का अर्थ होता है मानक उच्चारण, क्लियर। इसी तरह जैसे हिंदी में खड़ी बोली को शुद्ध उच्चारण या मानक कहते हैं, इसी तरीके से
क्या होता है, हिंदी में कौन किसे मानते हैं शुद्ध उच्चारण का मानक? खड़ी बोली को मानते हैं, जो कि मेरठ के आसपास बोली जाती है। इसी को शुद्ध उच्चारण का मानक मानते हैं। क्लियर? तो शुद्ध उच्चारण क्या होता है, यानी मानक उच्चारण से ही शुद्ध उच्चारण का अर्थ है। अब दोस्तों, शुद्ध उच्चारण के क्या कोई भेद होते हैं? उच्चारण के अनुसार कौन कौन से भेद होते हैं, उनकी अगर बात करें तो चलिए एक एक करके देखते हैं शुद्ध उच्चारण से यहाँ क्या मतलब है। दोस्तों, पहला तो है स्वरकृत भेद, यानी जो स्वर है, स्वरों का उच्चारण बहुत ही क्लियर हो। ठीक है, यानी उच्चारण के अनुसार अगर हम भेद करें तो यहाँ पर जो स्वर आप बोलते हैं उनका बिल्कुल सही उच्चारण हो, यानी जहाँ उच्च स्वर प्रयोग करना है वहाँ उच्च स्वर का प्रयोग किया जाए, जहाँ मंद स्वर का प्रयोग किया जाना है वहाँ मंद स्वर का प्रयोग किया जाए। यानी जहाँ आपको आप इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे स्वर हमने 3 प्रकार के जाने थे। ठीक है, कौन कौन से प्रकार जाने थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी लिखेंगे। ठीक है, स्वरों के 3 प्रकार हमने जाने थे। अरे जाने थे ना हमने, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो यही है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से जहाँ हमें दीर्घ स्वर का प्रयोग करना हो वहाँ उच्च स्वर यानी दीर्घ स्वर का प्रयोग करें, जहाँ मंद स्वर का प्रयोग करना हो वहाँ मंद स्वर का प्रयोग करें, यानी जहाँ ज़्यादा जोर से बोलना हो वहाँ उस तरीके से बोले। ठीक है, तो 4 प्रकार होते हैं उच्चारण के अनुसार। पहला तो क्या था, स्वरकृत भेद, दूसरा क्या है, कालकृत भेद, तीसरा है स्थानकृत भेद और चौथा क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न कृत भेद। तो ये 4 भेद होते हैं। ठीक है, यही एक ऐसी थोड़ा सा यहाँ आपके लिए अलग सी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी तो आपके लिए सब कुछ अभी तक हलवा था। ठीक है, बहुत आसानी से आप सीखते हुए आ रहे थे, तो यहाँ थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि पहले तो आपको ये चारों नाम ही ध्यान रखने हैं कि उच्चारण के अनुसार कितने भेद होते हैं। शुद्ध उच्चारण की अगर बात करें, पहला है स्वरकृत भेद, दूसरा कालकृत भेद, तीसरा स्थानकृत भेद और चौथा क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न कृत भेद। तो स्वर का तो हमने जान लिया है। अब दूसरा कालकृत, मतलब काल के अनुसार उच्चारण में अलग अलग अंतर होता है, यानी समय के अनुसार उच्चारण में जो अंतर होता है उसको हम क्या कहेंगे, कालकृत भेद कहेंगे। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन आप सुनने के लिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अगर प्रश्न बनता है तो आप उसको वहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उसमें लिख करके आएंगे। ठीक है, तीसरा है स्थानकृत भेद। स्थानकृत भेद मतलब आपको मैंने कल ही की क्लास में बताया था कि आपके जो मुख के अवयव होते हैं, ठीक है, आपके मुख के जो अवयव होते हैं या मुख के उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है, वो उनकी अलग अलग वर्णों के उच्चारण करते समय अलग अलग आपके मुख का अवयव या आपके मुख का उच्चारण स्थान क्रियाशील होता है। ठीक है, तो उनके अनुसार अंतर करना, मुख के अवयव की क्रियाशीलता के अनुसार अंतर, यानी जहाँ जिस आपके मुख के अवयव की जरूरत पड़े या उच्चारण स्थान जिसका जो है वहीं से उसको उच्चारित किया जाए, ये एक शुद्ध उच्चारण का भेद होता है। साथ ही आभ्यंतर प्रयत्न कृत भेद, यानी जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार। आभ्यंतर क्या होता था, ठीक है, जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करने से पहले जो प्रयत्न करते हैं, हमने कल ही की क्लास में जाना था, उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो जीव की क्रियाशीलता के अनुसार जब जो अंतर आता है उसको हम क्या कहेंगे, अभ्यंतर प्रयत्न कृत भेद कहेंगे। तो ये आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ आपसे बहुत इजी सा क्वेश्चन बनता है कि अशुद्ध उच्चारण संबंधी त्रुटि या दोष के क्या कारण होते हैं। ठीक है, क्यों यहाँ पर त्रुटियां करते हैं बच्चे विद्यार्थी, क्यों अशुद्धियाँ करते हैं। ठीक है, लेखन संबंधी या उच्चारण संबंधी, कैसे भी आप इसको मान सकते हैं। अगर लेखन संबंधी पूछी जाए तो भी आप यही लिखेंगे कि लेखन संबंधी उच्चारण या लेखन संबंधी त्रुटियों के कारण क्या है, दोषों के कारण क्या है। और उच्चारण से संबंधित पूछी जाए तो फिर भी आपको यही लिखना है। ठीक है, लेखन हो या उच्चारण से संबंधित हो तो आपको यही बताना है। पहला है दोस्तों क्षेत्रीय प्रभाव। क्षेत्रीय प्रभाव यानी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है, यानी आप अलग अलग राज्य में जाएंगे, अलग अलग स्थानों पर या एक राज्य में भी, ठीक है, थोड़े थोड़े अंतर पर क्या होता है, भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है, कहीं डा को ढा की तरह बोला जाएगा, कहीं आपने देखा होगा कि जो आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक,
जैसे आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एस को क्या बोलते हैं, यस, यस, ठीक है, यस की तरह उसको बोलते हैं। यानी उच्चारण में अलग अलग क्षेत्र के साथ साथ क्या होता है, बदलाव होते रहते हैं कि कहीं किसी तरीके से किसी शब्द का उच्चारण किया जा रहा है, कहीं किसी तरीके से उच्चारण किया जा रहा है। तो ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी क्या होता है, त्रुटियां होती है, दोष होते हैं उच्चारण या लेखन से संबंधित। दूसरा, अगर बात करें अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के साथ अगर आप संपर्क में ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो उसके साथ साथ आप भी अशुद्ध उच्चारण करने लगेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखिएगा, आपको हंसी आएगी सुन करके, ठीक है, थोड़ा सा फनी है लेकिन चलिए कोई बात नहीं है भाई, इस तरह की बात आ रही है तो हम बता देते हैं कि अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति के संपर्क में जब आप आते हैं तो आप भी अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। अब जैसे आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, थोड़ा सा तोतला बोलने का, ठीक है, बाबू ने थाना थाया, ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, ठीक है, मैंने भी वीडियोस में देखा है। तो बिल्कुल वही एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, तो इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा, थोड़ा सा हंसी मजाक भी बीच में हो जाएगा। तो आपने देखा होगा, ठीक है, किया नहीं होगा तो वीडियोस में तो देखा ही होगा कि इस तरीके से थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा तोतला बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, ठीक है। तो अब बार बार वो इसी तरीके से आपके सामने बातचीत हो रही है, दूसरा व्यक्ति इसी तरीके से बोल रहा है, अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, ठीक है, जानबूझकर इस तरीके से कर रहा है भले ही, तो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे उसको ऐसी ही आदत हो जाएगी अशुद्ध उच्चारण करने की, ठीक है। तो ये होता है आपका दूसरा कारण अशुद्ध उच्चारण का, कि अगर आप भी अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति के संपर्क में हैं तो थोड़ा सतर्क रहे, ठीक। आगे बात करते हैं, तीसरा क्या कारण होता है, तीसरा होता है दोस्तों भौगोलिक कारण, ठीक है। भौगोलिक कारण यानी वही है कि भाई अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपकी भाषा अलग होगी, शब्दों का उच्चारण करने का तरीका अलग होगा, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो यानी भौगोलिक प्रभाव के कारण भी त्रुटियां होती है, दोष उत्पन्न होता है लेखन या उच्चारण में। उसके बाद बात करेंगे अक्षरों व मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान होना। अगर आपको अक्षरों का या मात्राओं का ही ज्ञान पूरा नहीं है, ठीक है, आप उनको ही नहीं समझते हैं, आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, कहाँ किस लिए हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, कब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, अगर आपको मात्राओं का ही ज्ञान नहीं है, ठीक है, अस्पष्ट ज्ञान है, तो ऑब्वियसली आप गलतियां करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। इसी के साथ एक और यहाँ पर जानते हुए चलिए, अगर मानसिक असंतुलन है, भाई मानसिक रूप से ही आप असंतुलित है तो भी आप गलतियां करेंगे, लिखने में भी और बोलने में भी। इसी तरीके से एक और यहाँ पर शारीरिक विकार है, अगर शारीरिक विकार से मतलब कि अगर हाथ में कोई दिक्कत है तो क्या आप लेखन संबंधी त्रुटियां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो लेखन और उच्चारण संबंधी त्रुटियां कर सकता है, नहीं कर सकता। तो फिर ये शारीरिक विकार से मतलब है दोस्तों, अगर लेखन संबंधी आप इसको समझ रहे हैं तो हाथ से भी इसका मतलब हो सकता है। लेकिन अगर आप उच्चारण से संबंधित समझना चाहते हैं इसको, तो उच्चारण से संबंधित शारीरिक दोष कैसे हो सकते हैं, भाई बिल्कुल हो सकते हैं। अगर लिप्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी जीभ में कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से ऐसे आपके मुख के जितने उच्चारण स्थान है, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल उच्चारण भी अशुद्ध होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर 5-6 कारण देख लिए हैं, इनमें से जो भी आपको एग्जाम में याद आए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको ज़रूर अपने नोट्स में शामिल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब कैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों और अब जानेंगे कि जितने भी हमने अशुद्धियों के अभी कारण जाने थे कि भाई कैसी कैसी अशुद्धियाँ होती है, पहले तो हमने इसमें बात करी, फिर हमने जाना अशुद्धियों के कारण क्या है। अब भाई उनको सुधारना भी तो चाहिए, ठीक है, उनके सुधारने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा उन अशुद्धियों को। तो उसके लिए 2 विधियाँ अपनाई जाती है। उच्चारण को या लेखन संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है उनको सुधारने के लिए 2 प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है। क्लियर। आप इनमें से दोस्तों लेखन संबंधी अगर आपसे उच्चारण को सुधारने के उपाय पूछे जाए तो इनमें से आप कुछ ऐसी है जो आप लेखन संबंधी में भी प्रयोग कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। क्लियर। तो कौन कौन सी 2 विधियां हैं, पहली है आपकी परंपरागत उपचारित शिक्षण विधि, ठीक है, परंपरागत उपचारण शिक्षण विधि, यानी जो बहुत ही पहले से चली आ रही है उसी को फॉलो करना परंपरागत होती है, ठीक है। परंपरागत
उपचारी शिक्षण विधि। दूसरी क्या है? वैज्ञानिक शिक्षण विधि। जो वैज्ञानिकता जिसमें हो उस तरह की शिक्षण विधि कैसी होगी, अभी हम बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण आएंगे। तो परंपरागत के उदाहरण जानते हैं पहले। परंपरागत शिक्षण विधि में क्या क्या आएगा? जैसे अनुकरण वाचन, कि अगर आप किसी शब्द को बोलने में, उसका उच्चारण करने में आप गलतियां कर रहे हैं तो उसका क्या करें? अनुकरण करें, उसको बार बार आप बोले, ठीक है, उसका बार बार अभ्यास करते रहे, अनुकरण करते रहे, तो ऐसे आप सुधार कर सकते हैं उच्चारण में, ठीक है। ये कैसी विधि है? लेकिन परंपरागत विधि है, ठीक है। ऐसे ये कौन सी विधि है? परंपरागत विधि है। उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करने की। दूसरा बात करें आदर्श वाचन। क्लियर? आदर्श वाचन क्या होता था? जो अध्यापक के द्वारा कराया गया वाचन हो। तो अध्यापक सही सटीक शब्दों को बोलेगा, उसके बाद बच्चे उसको क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। तो इसके हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? बच्चों की जो उच्चारण संबंधी गलतियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, उसको सुधार सकते हैं। ये उसके लिए उपाय है। तीसरा है सामूहिक वाचन, कि बच्चों के समूह बना देते हैं और उनको सामूहिक वाचन कराते हैं, यानी आपस में उनको बातचीत करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? उनको आप एग्जामिन करते हैं कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि जब आपस में सामूहिक रूप से बातचीत करेंगे तो खुलकर बोलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। तो सामूहिक वाचन। चौथा है आत्मविश्वास बढ़ाना, कि भाई बच्चा अगर हिचक रहा है बोलते समय, हिचकने की वजह से वो गलतियां कर रहा है, तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाए कि बेटा बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है, एक बार फिर से बोल करके दिखाओ। तो इस तरीके से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना, ये एक कैसी विधि है? परंपरागत विधि है उपचारी शिक्षण की। उसके बाद शारीरिक असमर्थता है, अगर किसी बच्चे को शारीरिक रूप से कोई परेशानी है तो फिर डॉक्टर की सहायता ले, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? परंपरागत उपचारी शिक्षण विधि के अंतर्गत ये सभी उदाहरण आ जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल। इसके बाद अगर बात करें वैज्ञानिक उपचारी शिक्षण की विधि कौन कौन सी होती है। पहली क्या है? शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। क्लियर? कि भाई शुद्ध उच्चारण का जब हम बार बार अभ्यास कराएंगे तो उससे क्या होगा? उससे बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा। उसके बाद अगर एक और यहाँ पर उदाहरण देखें तो स्वर यंत्र से उच्चारण। स्वर यंत्र क्या होता है कि इसमें बच्चे को एक ऑडिटोरियम के जैसे रूम में छोड़ दिया जाता है, वहाँ बच्चा बोलेगा, ठीक है, और वो जो भी उच्चारित करेगा वो आवाज़ फिर उसके पास दोबारा से उसके कानों में इस तरीके से ईयरफोन वगैरह लगा दिया जाता है कि जो भी वो उच्चारित करता है वो उसको सुनाई देता है, और अपनी आवाज़ को सुन करके वो फिर पता उसको चलता है कि तुमने कहाँ गलत बोला है, ठीक है। तो यानी बच्चा सुन करके फिर जल्दी समझ पाता है, अपनी गलतियों को पकड़ पाता है। तो स्वर यंत्र से उच्चारण करवाना, ये हो गया। तीसरा क्या है? टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करना। टेप रिकॉर्डर कैसे इसमें हेल्प करेगा कि बच्चे से उच्चारण कराया जाए, जहां वो गलती कर रहा है टेप रिकॉर्डर में उसकी उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए और फिर बच्चे को उसको चला करके उसको फिर से सुनाया जाए, तो बच्चा समझेगा कि उसने कहाँ गलत उच्चारण किया है, और फिर उसको सिखाया जाए कि इसका उच्चारण ऐसे नहीं, इसका शुद्ध उच्चारण ऐसे होगा। क्लियर? तो ये कुछ विधियाँ थी जो हम जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं? अशुद्ध उच्चारण को सुधार सकते हैं। तो अशुद्ध उच्चारण को सुधारने की क्या थी? ये विधियाँ थी। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। अशुद्ध उच्चारण या त्रुटि के कैसे कैसे कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है कि भाई कौन किस तरीके से यहाँ पर त्रुटियाँ कर सकते हैं बच्चे उच्चारण से संबंधित, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कैसी कैसी गलतियाँ हो सकती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, शुद्ध शब्द क्या है? कवि, मुनि और शांति, ठीक। लेकिन जब अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो व की जगह बा का प्रयोग करते हैं और छोटी ई की जगह यहाँ पर बड़ी ई, कवि, मुनि, ठीक है। इस तरीके से शांति ऐसे बोल देते हैं, तो यानी यहाँ पर ई का उच्चारण गलत हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल, जहाँ छोटी ई आनी थी वहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग किया जा रहा है, तो यानी ये यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण किया जा रहा है। जैसे किंतु परंतु है, ठीक है, ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ गलत लिख दिया। यहाँ ऊ से संबंधित आप कह सकते हैं कि अशुद्ध उच्चारण हो सकता है, ठीक है। शब्दों से संबंधित उच्चारण अशुद्ध हो सकता है, ठीक है। यहाँ
आप देख सकते हैं गौशाला की जगह यहाँ पर औ की मात्रा लगा दी गई है, तो यहाँ इससे संबंधित गलतियाँ हैं। ठीक है, घा की जगह यहाँ का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ वर्ण से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। तो ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। आप इनमें से भी 2-3 थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाए कि कुछ प्रकार लिखिए उच्चारण संबंधित त्रुटियों के किस किस तरह से हो सकती है, तो आप बताएंगे ई से संबंधित कि भाई जहाँ छोटी ई का प्रयोग होना था वहाँ बड़ी ई का कर दिया, ऊ से संबंधित, ठीक है, आ की मात्रा से संबंधित। तो ऐसे ये कुछ उदाहरण थे। ठीक है, तो बिल्कुल ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है ज़्यादा जानने वाली, बाकी ये आपको थोड़ा सा समझने के लिए ही ज़्यादा यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों की पहचान को शुद्ध रूप से पढ़ना। अभी थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक फिर से लेंगे क्योंकि नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, तो आपका भी माइंड फ्रेश रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है, लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों की पहचान को शुद्ध रूप से पढ़ना। कैसे दोस्तों, लिपि के बारे में हम शुरुआत से जानते हुए आ रहे हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर से हम बात कर रहे हैं लिपि के बारे में, तो थोड़ा सा उसको दोहराना चाहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिपि के बारे में अभी तक क्या क्या जाना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, लिपि के बारे में हमने क्या क्या जाना है वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। लिपि वर्णमाला के शब्द लिखने की क्या होती है? प्रणाली होती है। वर्णमाला के शब्द लिखने की जो प्रणाली होती है, जो चिन्ह होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, इसको अगर एक और तरीके से हम लिखना चाहें कि लिपि क्या होती है, तो लिपि भाषा का मूर्त रूप होती है। मूर्त मतलब जो आपके सामने हो, जो दिखाई दे। ठीक है, तो भाषा का मूर्त रूप होती है, दिखाई देने वाला रूप होती है। ठीक है, तो ये लिपि होती है। अगर बात करें लिपि भाषा की, क्या होती है? प्रतीकात्मक पद्धति होती है, क्योंकि लिपि में क्या होते हैं? कुछ चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी भाषा को इंगित करते हैं, अपनी भाषा को उनके माध्यम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं। तो ये हमने लिपि के बारे में जाना। लिपि क्या है? वर्णमाला के शब्द लिखने की एक प्रणाली होती है, मूर्त रूप से लिखने की प्रणाली होती है और एक प्रतीकात्मक पद्धति होती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होगी? तो संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। इसके बाद दोस्तों आप मुझे अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होगी ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा और पंजाबी भाषा, इन दोनों की लिपि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों, भारत की जो प्राचीन लिपि है उसमें मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी को माना जाता है। सर्वाधिक जो प्राचीन लिपियां हैं उनको ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि होती है इनको माना जाता है भारत की सबसे प्राचीन लिपियां। अगर बात करें जो देवनागरी लिपि है, क्या इसका किसी और लिपि से विकास हुआ है? तो कुछ आप कह सकते हैं कुछ जो शिक्षा शास्त्री है उनका मानना ये है कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है, तो आप वहाँ क्या बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि से विकास माना जाता है हमारी देवनागरी लिपि का। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो इतना आपको कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिपि का विकास कैसे कैसे होता है अगर बात करें। देखिए, प्राचीन समय की बात करें, जब आदि मानव के स्वरूप में थे इंसान। ठीक है, हम लोग कैसे थे? आदि मानव थे। तो तब की अगर बात करें, तब लिपि कैसी होती थी? चित्रात्मक होती थी, चित्र वाली लिपि होती थी। कैसे कैसे पता चला ये? क्योंकि वो लोग लिखते नहीं थे, बल्कि चित्र बना करके किसी भाव को प्रकट करते थे। ठीक है, चित्र बना करके वो ऐसे ऐसे बना देते थे। ठीक है, इंसानों को ऐसे उनके हाथ में कोई भाला दे दिया। ठीक है, अपने आसपास जैसे वो देखते ऐसे ही चित्र बनाते थे। यहाँ एक बैल बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, वो चित्र के माध्यम से क्या करते थे? चित्र के माध्यम से अपनी भाषा को इंगित करते थे। तो सबसे पहले कैसी लिपि आई? चित्र लिपि आई। फिर चित्रों के बाद
फिर कैसी लिपि आती है, प्रतीक लिपि आती है, प्रतीकात्मक लिपि आती है। चित्रों के बाद उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू किया कि भाई इंसान के लिए फिर इतना बड़ा बनाने के बजाय उन्होंने ऐसे बनाना शुरू कर दिया, यानी प्रतीक छोटा और छोटा प्रतीक उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया चित्र के बजाय। उसके बाद आई भाव लिपि, ठीक है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर भाव समझने की बात आई, भाव लिपि आई। उसके बाद फिर ध्वनि लिपि आई, ठीक है, यानी वो बोलना भी आपस में बातचीत करने के लिए उन्होंने ध्वनि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उससे पहले भावों को समझना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने ध्वनि का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ध्वनि के बाद उन ध्वनियों को अक्षरात्मक और वर्णात्मक, इन दो तरीकों से अब जो फिलहाल प्रयोग में लाई जा रही है, जो ध्वनि प्रयोग में लाई जा रही है, ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अक्षर या वर्ण के आधार पर लिखते हैं। अक्षर वर्ण एक ही होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अक्षर या वर्ण के फॉर्म में अब हम लिखते हैं उस ध्वनि को या लिपि को, ठीक है। तो अभी फिलहाल कैसी है, अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि प्रयोग में लाई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने जान लिया हिंदी भाषा की लिपि कैसी थी, देवनागरी थी। अब देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आपसे पूछा जाता है देवनागरी की विशेषताएं बताइए, ऐसे प्रश्न बन जाता है, तो कैसे आंसर लिखेंगे इसका। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि देवनागरी लिपि को एक और नाम से जानते हैं, कौन से, नागरी के नाम से, ठीक है। देवनागरी को नागरी के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग कहाँ मिला, कहाँ पाया गया प्रथम प्रयोग देवनागरी लिपि का, अगर बात करें तो राजा जयभट्ट के शिलालेख पर मिलता है, ठीक है। राजा जयभट्ट के द्वारा बनाए गए शिलालेख, यानी पत्थर के बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि इस तरीके से शिलालेख उनको बोलते हैं, उन पर यहाँ लिखा हुआ होता है कुछ लिपिबद्ध रूप से। तो देवनागरी लिपि किस पर मिली, राजा जयभट्ट के शिलालेख पर मिली, जो कि गुजरात में था, ठीक है। तो राजा जयभट्ट के शिलालेख पर सर्वप्रथम देवनागरी लिपि की पहचान की गई। इसके बाद देवनागरी लिपि का महत्व आपसे पूछा जाए या विशेषता पूछी जाए तो आप कैसे बताएंगे, क्लियर। बिल्कुल मेरा फेस दुखने लगा है बोलते बोलते, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देवनागरी लिपि का महत्व या विशेषताएं लिखनी है तो हम बताएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देवनागरी लिपि बहुत ही सरल और सुंदर है, ठीक है, बहुत ही सरल और सुंदर बनावट की होती है। क्या, देवनागरी लिपि, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ये बहुत ही सरल और स्पष्ट है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी लेफ्ट से हम लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही तो लिखते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू करें, बिल्कुल नहीं, तो हम बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। साथ ही साथ हमारी जो देवनागरी लिपि है वो वैज्ञानिकता भरी है, यानी इसमें जैसा जैसा हम उच्चारण करेंगे एज इट इज़ हमें उसका समान लेखन होता है, यानी जैसा हम उच्चारित करते हैं एज इट इज़ हम उसे लिख पाते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। अब जैसे अगर इंग्लिश की बात करूं तो नाइफ है, ठीक है, नाइफ मतलब चाकू, तो उसको नाइफ बोल रहे हैं वैसे तो हम, लेकिन उसका शुरुआत में के आता है, लेकिन वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा हमने बोलने में उसका प्रयोग किया है वैसा लिखने में हम नहीं करते हैं। तो बाकी लैंग्वेजेस में ये एक लिमिटेशन होती है उसकी, आप कह सकते हैं कि लिमिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमाएं हैं, ठीक है, उसकी सीमाएं हैं। तो आगे बात करें क्रमबद्धता, ठीक है, यानी क्रमबद्ध रूप से है हमारी देवनागरी लिपि की, पहले स्वर आएंगे फिर व्यंजन आएंगे, इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से हमारी देवनागरी लिपि है। तो ये इसकी एक विशेषता है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, कोई भी साइलेंट नहीं रहता है इंग्लिश के जैसे, हर एक वर्ण का हम उच्चारण कर सकते हैं जिसको कि हम लिखते हैं। इसके बाद अक्षरिक लिपि है हमारी, जिसमें स्वर और व्यंजन के रूप से हम क्या नए नए अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम इसको अक्षरिक लिपि भी कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रूप से हमने 5 इसकी विशेषताएं जान ली है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बहुत अच्छे से हमने जान ली है। अब यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपका, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हमने विशेषताएं तो जान ली कि भाई कौन कौन सी इसकी खूबियां हैं, अब थोड़ी सी कमियां भी तो जान ले साथ साथ, ठीक है, क्या सारी खूबियां जान करके काम चल जाएगा,
तो आप लोग जानते हैं कि हर एक पहलू के या हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव वाली बातें करते हैं, या ये कह लीजिए कि यहाँ थोड़ी सी हम इसकी लिमिटेशंस या सीमाओं के बारे में जानने वाले हैं, या न्यूनताओं के बारे में जानने वाले हैं कि देवनागरी लिपि की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं। पहली है, अक्षरों की संख्या बहुत अधिक है। आप लोग जानते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में तो केवल 26 ही होते हैं। तो देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, डबल है उसका, ये समझ के चलिए आप। तो अक्षरों की संख्या कैसी है, बहुत अधिक है। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। दूसरा, संयुक्ताक्षरों को सीखना और लिखना कठिन होता है। जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, क्षत्रज्ञ, ठीक है, इनको समझना और सीखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो उनकी बनावट होती है वो बहुत कठिन होती है। आगे बात करें तो कुछ वर्णों की बनावट में बहुत कम अंतर होता है, जैसे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है ब और व में। ठीक है, इन दोनों में बहुत कम अंतर है, बाकी देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सेम हो। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। आगे बात करें तो अक्षरों की बनावट कैसी होती है, थोड़ी जटिल होती है। तो अक्षरों की बनावट थोड़ी जटिल होती है, जैसे संयुक्त अक्षरों की, ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की। तो ये री की, ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी क्या होती है, ये लिमिटेशंस होती है, ये थोड़ी सी इसकी कमियां होती है, खामियां होती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से जान लिया होगा। इतना कवर आपका हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने, बिल्कुल इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से आपके इन चैप्टर्स से क्वेश्चन बनेंगे। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है क ख ग घ वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, ओष्ठ, कंठ या तालु। त्र वर्ण का विश्लेषण करिए, यानी जो त्र है वो एक संयुक्त व्यंजन है, तो वो किस किस से मिलकर के बना है। सही ऑप्शन को चुने और कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस शब्द में ओष्ठ या ओंठ ध्वनि है, या जो पूर्ण रूप से ओष्ठ से बोला जाता हो, ऐसा कौन सा शब्द है। अगले में कंठ ध्वनि का प्रयोग हुआ हो, यानी पूरे शब्द में आपको कंठ ध्वनि का ही प्रयोग हुआ हो, ऐसा शब्द चुनना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाले भी है। इसके साथ अगला प्रश्न है द य से संयुक्त वर्ण बनता है। ठीक है, जब द के साथ हम य को मिलाते हैं तो कौन सा इनमें से संयुक्त वर्ण बनेगा, बताइएगा। आगे बढ़ेंगे तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है क्या, हिंदी संस्कृत दोनों या इनमें से कोई नहीं। वर्ण का अन्य प्रकार क्या होता है। ठीक है, वर्ण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, या आप ये इसमें जान सकते हैं कि वर्णों को आप किन किन आधार पर बांट सकते हैं, या वर्णों के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। ठीक है, प्रमुख रूप से तो आप जानते हैं 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है, जिस तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। क्लियर। तो विसर्ग का लिपि चिन्ह आपको चुनना है, विसर्ग का कौन सा चिन्ह है इनमें। व्याकरण का अंग है कौन सा, वर्ण, शब्द, वाक्य या ये सभी। और लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है दंत से उच्चारित वर्ण इनमें कौन से है। क्लियर। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यहाँ आपको जानने हैं विराम चिन्ह के बारे में। बहुत ही इजी और सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों ये आपके सामने कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, पंक्चुएशन कहते हैं आप इंग्लिश में इनको। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले पूर्ण विराम। तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ये होगी, परिभाषा तो आपसे कम ही पूछता है, आपसे ये पूछेगा कोई चिन्ह देकर के कि ये कौन सा चिन्ह है, जिस तरीके से आपको अभी ऊपर विसर्ग का चिन्ह पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूर्ण विराम का आपका चिन्ह होगा। उसके बाद ये अर्ध विराम है, इनके बारे में भी जानेंगे किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। फिर उसके बाद ये अल्प विराम है, यहाँ प्रश्नवाचक है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और ये उद्धरण चिन्ह है यानी इन्वर्टेड कोमा है, ये योजक चिन्ह है। क्लियर, ये इस तरीके से है योजक चिन्ह।
आगे इसको निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। बाकी ये कोष्टक है यानी ब्रैकेट्स है, ठीक है। तीनों चारों तरह की, यहाँ तीनों तरह की ब्रैकेट्स दी गई है। इनमें से कोई भी आए तो आप पहचानेंगे ये कोष्टक है, कोष्टक का चिन्ह है। इसके बाद ये हंस पद या इसको त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इस तरीके से एक एरो लगा करके ऊपर की तरफ उसके जो छुड़ा हुआ शब्द होता है उसको लिख देते हैं। ये रेखांकन होता है, ठीक है। यहाँ लोप चिन्ह, यानी जब आप किसी बात का लोप करना चाहे, जैसे आपको 2 से 100 तक की संख्याएं लिखनी है तो आप 2, 3, 4 ऐसे लिख करके फिर ये ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ लास्ट वाली संख्या लिख देते हैं। तो यानी ये क्या है, ये लोप चिन्ह है। क्लियर। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कौन सा क्या होता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से तभी याद हो जाएगा। बाकी अपने नोट्स में आपको ये विराम चिन्ह जरूर लिखने हैं कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा, अर्ध विराम का चिन्ह क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो जब वाक्य पूर्ण हो जाए, आपका वाक्य समाप्त हो जाए, तो उसकी समाप्ति पर जो चिन्ह लगाया जाता है वो पूर्ण विराम कहलाता है, ठीक है। यानी जब आप कोई बात बता रहे हैं और आपकी बात खत्म हो गई है तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि प्रशांत स्कूल चला गया है, ठीक है। तो आपका वाक्य खत्म हो गया, आपने उसके बाद किसका प्रयोग किया, पूर्ण विराम का प्रयोग किया। इसी के साथ अगर हम दूसरा जो चिन्ह आपके सामने है अर्ध विराम की बात करें, अर्ध विराम का चिन्ह आप देख सकते हैं कैसे लगाया गया है, ऊपर बिंदी और नीचे इस तरीके से कॉमा, ठीक। तो ये किसका चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम के चिन्ह को इंग्लिश के में अगर बात करें तो सेमी कोलन कहते हैं, ठीक है, सेमी कोलन कहते हैं। और यह चिन्ह कब कहाँ लगाया जाता है, वाक्य के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। वाक्य के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे दोस्तों इसका उदाहरण होगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह योग्य प्रशासक तो है, अब इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, अर्धविराम का, परंतु इनमें निर्णय शक्ति का अभाव है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ अपनी बात को मोड़ दे रहे हैं, ठीक है, उसके भाव को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। वाक्य एक ही है लेकिन बीच में हम उसका भाव परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो वाक्य के बीच में हम इसका प्रयोग करेंगे अर्धविराम का। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करें दोस्तों, तीसरा आप देख पा रहे हैं अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो अल्प विराम का प्रयोग जब हमें बहुत ही कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना होता है, ठीक है। पूर्ण विराम तो हम पूरा ही रुक जाते हैं, यहाँ अल्प विराम में जब हम वाक्य में अल्प समय के लिए या बहुत कम समय के लिए विराम दे तो उसमें हम अल्प विराम का या कोमे का प्रयोग करते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रयोग किया किसका, अल्प विराम का। आप लोग जानते हैं कि इन विराम के प्रयोग करने से एक वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। कैसे, देखिए, जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं, रोको मत जाने दो, मत जाने दो, ठीक है, बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है। और अगर यही विराम चिन्ह का प्रयोग हम मत के बाद में करें, रोको मत जाने दो, तो आपने देखा इन दोनों का अर्थ बदल गया। पहला क्या है, रोको मत जाने दो, यानी यहाँ हम उसे रोकने की बात कर रहे हैं, किसको जाने मत दो, इसको रोक लो। यही दूसरा वाक्य है, रोको मत जाने दो, किसको जाने दो, रोकना मत, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक कोमे की वजह से इस वाक्य के दो कितने भिन्न भिन्न अपोजिट अर्थ निकल गए। तो इसीलिए बहुत महत्व होता है हर एक विराम चिन्ह का। क्लियर। तो आगे अगला जो विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न की समाप्ति पर हम लोग प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का। और विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह दोस्तों जहाँ भी आप आपको आश्चर्य का एहसास हो या बहुत ज़्यादा खुशी हो, दुख हो, घृणा हो, ठीक है, इन सभी भावों का जहाँ आपको बोध होता है वहाँ आप इस विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी मार्क का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे अरे वाह कितनी सुंदर गाय, ठीक है, वाह क्या नज़ारा है, ठीक है। इस तरीके से कहीं भी अगर आपको इस तरह का भाव आपके अंदर आ रहा है, खुशी का, दुख का, घृणा का, पीड़ा का, ठीक है,
तो आश्चर्य का, यहाँ ऐसे सभी वाक्यों में आप विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देख पा रहे हैं आप उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी जो आप इन्वर्टेड कोमा की बात कर रहे हैं, ये कौन से होते हैं दोस्तों? उद्धरण चिन्ह से मतलब है कि आप अगर किसी की कही गई बातों को एज इट इज़ लिख रहे हैं, जैसे आप परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा का मतलब होता है उसने एज इट इज़ उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है और वही आप बता रहे हैं, तो आप उसकी कही गई बात को लिख करके क्या करेंगे, वहाँ इन्वर्टेड कोमास का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद योजक चिन्ह की बात करते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? योजक चिन्ह दोस्तों दो शब्दों के बीच में जो आपस में युगलबंदी दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो, उनको एक करने के लिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा सदैव चलती रहनी चाहिए, तो यहाँ गुरु शिष्य के बीच में संबंध दिखा रहा है, तो इसके बीच में संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वहीं इसको दोस्तों निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह को कई बार निर्देशक चिन्ह के नाम से भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये चिन्ह ध्यान रखिएगा, ये योजक और निर्देशक दोनों तरीके से पूछा जाता है। आगे बात करें कोष्टक का, तो ये ब्रैकेट्स होती है। ब्रैकेट्स का यूज़ आप कहाँ करते हैं? जब एक से ज़्यादा किसी का अर्थ दिखाएं, ठीक है, तब आप बाकियों को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं उसके अर्थ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। आगे बात करें तो हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जब वाक्य लिखते समय कोई गलती हो जाती है, कोई शब्द लिखना छूट जाता है, तो वहाँ आप किसका प्रयोग करते हैं? हंसपद चिन्ह का करते हैं। उसके बाद बात करें रेखांकन चिन्ह का प्रयोग, यानी रेखा के ऊपर जो आप शब्दों के ऊपर जो रेखा खींचते हैं वो रेखांकन चिन्ह कहलाती है। उसके बाद लोप चिन्ह, मैंने आपको अभी बताया कि जब शब्दों का लोप करना हो तो वहाँ क्या लगेगा? लोप चिन्ह लगेगा। लोप मतलब उनको छिपाना। क्लियर? तो ये सभी हमने जान लिया किसके बारे में? यहाँ हमने जाना है दोस्तों विराम चिन्हों के बारे में। अब अगला टॉपिक आपका शुरू होता है विलोम शब्द। तो यहाँ आपके लिए परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जाननी। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। जैसे दोस्तों सर्दी का क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा, ठीक है। धूप का क्या हो जाएगा? छाया हो जाएगा। तो ये आपका कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनका आपस में मैचिंग करनी है, ठीक है। सर्दी की मैचिंग आप किससे करेंगे या मिलान किससे करेंगे? इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको एक डिफरेंट सा तरीका भी मिलेगा, ठीक है। इनमें आप ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे आपको मैं 2 करके दिखाती हूँ, बाकी के आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। तो सर्दी का यहाँ आप किसके साथ मैच करेंगे? तो गर्मी के साथ, ठीक है। सर्दी का अपोजिट क्या होगा? विलोम क्या होगा? यानी विपरीत अर्थ देने वाला गर्मी। छाया का क्या हो जाएगा? तो धूप हो जाएगा। इस तरीके से ये बहुत 4-5 आपको यहाँ और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगी। इनको आप आपस में क्या करेंगे? मैच करेंगे, ठीक है। और मैच करने के बाद जैसे आप धरती का आसमान होगा तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि किसका क्या होगा, या अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो आप अपने आप इनको चेक जरूर करेंगे, ठीक है। आप इनको लगाएंगे ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, विलोम शब्द बिल्कुल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, जो कुछ प्रमुख विलोम शब्द हैं उनकी ये लिस्ट है। क्लियर? तो यहाँ से अगर आपका प्रश्न बनता है विलोम शब्द से तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे कवर। जैसे अपशकुन का अपोजिट क्या होगा? विलोम क्या होगा? शकुन होगा, ठीक है। आकलन का क्या होगा? विकल हो गया। ईस्ट का क्या होगा? अनिष्ट हो जाएगा। गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा। जंगम का क्या होगा? स्थावर हो जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। दीर्घायु का क्या हो जाएगा? अल्पायु हो जाएगा। निर्दय का क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा। परिश्रम का क्या होगा? विश्राम होगा। भूगोल का क्या होगा? विलोम शब्द खगोल होगा। मूक का वाचाल होगा। संधि का विग्रह होगा, ठीक है। शुद्ध का अशुद्ध होगा और सामान्य का विशिष्ट होगा। इधर बात करें खरा का खोटा हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा। ओजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। ऐहिक का
परलौकिक हो जाएगा, एक का अनेक हो जाएगा, ऊंच का नीच हो जाएगा, फिर उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ मैंने ये आपका स्टार मार्क किया है, इनको आप बहुत अच्छे से एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मुख्य है, बहुत ही प्रमुख है, यहीं से आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इनको आप एक बार फिर से पढ़ेंगे और इनको अपने नोट्स में शामिल ज़रूर कर ले। लेकिन अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो इनको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करें। बाकी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनमें से क्वेश्चंस मैं ज़रूर दूंगी। क्लियर? और ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको भी आप लोग ज़रूर करें पूरा। विलोम शब्द हमने देख लिया दोस्तों। इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होता है, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। क्लियर? पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ये आपसे बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, इनको समानार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं, पर्यायवाची शब्द को, सिनोनियम्स। तो क्या होती है समानार्थी शब्द की या पर्यायवाची की परिभाषा? एक दो उदाहरण भी आप इसके साथ साथ याद रखते हुए चलेंगे। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें क्या कहेंगे? समानार्थक या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनके भी कुछ मुख्य उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अग्नि हो गया, ये बहुत पूछा जाता है। अग्नि का क्या पर्यायवाची होगा? आग, अनल, पावक, दहन। ठीक है, ये तीन आप याद करिए, 3 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपमान का क्या हो जाएगा? अनादर, अवज्ञा, अवहेलना। ठीक है, अलंकार का क्या होगा? आभूषण, भूषण या विभीषण, गहना, जेवर। ये आप इसमें लिख सकते हैं। अहंकार का क्या हो जाएगा? दंभ, गर्व, अभिमान, द्रप। ठीक है, ये सभी किसके हो गए? अहंकार के हो जाएंगे। तो ये प्रमुख पर्यायवाची थे। बाकी और यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे भौरा, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अग्नि का आपसे बहुत पूछा जाता है। अश्व, आकाश, कमल। ठीक है, घर, ये बहुत ही प्रमुख रूप से है, हर एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चंद्रमा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। जैसे भंवरे का क्या होगा? भ्रमर, मधुकर, अली। अग्नि का क्या होगा? आग, अनल, पावक, कृषाणु भी कहते हैं। अश्व का घोड़ा, तुरंग, घोटक। आकाश का क्या होगा? नभ, अंबर, गगन। कमल का क्या होगा? जलज, पंकज, नीरज। घर का क्या होगा? ग्रह, आल्य, आवास, निकेत भी कहते हैं। चंद्रमा का क्या होगा? शशि, सोम, सुधाकर। जल का क्या हो जाएगा? पानी, नीर, वारी। पर्वत का क्या हो जाएगा? पर्वत का होगा अचल, गिरी, भूधर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अचल, गिरी, भूधर। ये सारे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। धरती का क्या होगा? भू, भूमि, वसुधा। तलवार का क्या होगा? खड्ग, असी, कृपाण। ये अगर थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो तब फिर इस तरह के आपसे पर्यायवाची पूछता है। वृक्ष का क्या होगा? पेड़, तरु, द्रुम। ये तो ऐसे है दोस्तों, आप शुरुआत से जब आपकी प्राथमिक शिक्षा से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी 4th 5th से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं विलोम शब्द, और अंत तक पढ़ते ही चले जाते हैं। आपको ये हेल्प करेगा। आपके जो पात्रता परीक्षाएं हैं, यूपी टेट, सी टेट, उनमें हिंदी ज़रूर आती है, तो वहाँ भी आपकी ये पूरी हेल्प करने वाला है। क्लियर? तो इनको आप बहुत अच्छे से करें। ठीक है, खाली आप ये सोच के ना करें कि आपका ये यहाँ DLED में काम आने वाला है, 4th सेमेस्टर में केवल काम आने वाला है। ये आपको हर जगह काम आने वाला है, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें, यूपी के अंदर खास करके जहाँ हिंदी आती है, और साथ ही साथ अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तो आप कर ही रहे होंगे सभी तैयारी, तो वहाँ भी आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसी के बाद बात करें सुमन की, तो पुष्प, फूल, कुसुम, ये सभी किसके होते हैं? सुमन के होते हैं। बादल के क्या होंगे? जलद, नीरद, तोयद। ठीक है, मेघ। समुद्र के क्या होंगे? जलधि, नीरधि। ठीक है, ये इस तरीके से सभी समुद्र के हो जाएंगे।
सूर्य का रवि भानु भास्कर दिनकर, सोना का स्वर्ण कनक कंचन, हाथी का गज नाग करी, संसार का लोक विश्व जग, पुत्र का क्या होगा सुत तन्य और आत्मज, ठीक है, आत्मजा लग जाएगा तो पुत्री का हो जाएगा। वहीं अमृत की अगर बात करें सुधा सोम पीयूष, आँख की अगर बात करें तो नेत्र नयन और लोचन, कपड़ा का क्या होगा वस्त्र वसन और चीर। ये सभी बहुत ही प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पर्यायवाची शब्द थे। इनको आप कह सकते हैं कि इनको आप 100% कर ले, इनके अलावा फिर चाहे ना पढ़े। क्लियर। तो यहाँ आपको और भी दिए गए हैं, ये हमने ऊपर ही देख लिए हैं, पंकज बादल आकाश जल और सूर्य, इनके ऊपर ही कवर कर चुके हैं पर्यायवाची शब्द, तो वही सेम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ पेपर में आए हुए, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप में से जो कोई चाहता है कि हमें और थोड़े से अधिक करने चाहिए वो यहाँ से भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए। जैसे द्विज है, द्विज आपका बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में भी जब आपने हिंदी पढ़ी होगी तो वहाँ भी आपका यहाँ से प्रश्न बना हुआ था, द्विज का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो पक्षी दांत, ठीक है, अंडज, ये सभी क्या कहलाएंगे द्विज कहलाएंगे। खर गधा तिनका और राक्षस को बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग देखेंगे। गाय का हो गया, नाग हो गया, फिर घोड़ा तो हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है, पानी का हम पहले ही जान चुके हैं, तो ये वही, इसमें कुछ कॉमन भी आपको मिलेंगे, क्लियर, और कुछ नए भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको आप एक बार ज़रूर ध्यान से बहुत अच्छे से इस PDF को रीड करेंगे, क्लियर, क्योंकि ये आपको याद अपने आप से ही करने हैं, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। बस मैं आपको महत्वपूर्ण बता सकती हूँ कि कौन से महत्वपूर्ण हैं, बाकी आपको ये याद खुद ही करने पड़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस थोड़ी मैं आपको करवा सकती हूँ। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा 2 मिनट रेस्ट लीजिए, मैं भी थोड़ा सा, मेरे फेशियल जो मसल्स है ये बहुत दुखने लगी है, ठीक है, 2 मिनट हम लोग रेस्ट करते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ, फिर 2 मिनट बाद मैं शुरू करूँगी। चलिए गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप अपना नोट्स का जो वर्क है वो ज़्यादा पेंडिंग ना रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेंडिंग रखेंगे तो दिन में आपके पास 3 PDF आ जाती है और तीनों में बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनको आपको नोट करना होता है। तो इसी तरीके से आप 2 दिन का भी अगर छोड़ेंगे तो आपके पास 6 PDFs हो जाएगी और उनमें बहुत सारा आपका वर्क होगा, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, तो उसे साथ साथ पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी आपको संडे का दिन मैं दूंगी जिसमें आप अपने बचे हुए सारे नोट्स पूरे कर पाए और अपना पिछला वर्क रिवाइज कर पाए, क्लियर। तो लेकिन आप संडे के भरोसे ना छोड़े, ज़्यादा काम अपना साथ साथ करते हुए चले, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानने वाले हैं, हमने विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द के बारे में जाना, अब हम जानेंगे समान ध्वनियों वाले शब्द के बारे में, ठीक है। समान ध्वनियों वाले शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हमें सुनने में क्या लगता है, ऐसा लगता है कि समान हो, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के जो शब्द युग्म होते हैं या युग्म शब्द होते हैं उनको हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। उनको समान ध्वनियों वाले शब्द कहते हैं, समानार्थी तो पर्यायवाची को कहते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण दिया गया है अली और अली का, ठीक है। तो ये उच्चारण करने में एक जैसे है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। जहाँ छोटी की मात्रा लगी है जिस अली पर, इसका मतलब होता है भंवरा, और जो बड़ी की मात्रा लगी होती है इसका मतलब होता है सखी। तो इसको एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, जैसे भंवरा छोटा होगा या सखी छोटी होगी, तो भंवरा ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। अगर आप उसको ओवरऑल उसको देखें तो भंवरा तो छोटा सा होता है। भंवरा के बारे में तो आप जानते होंगे, जो फूलों का रस चूसता है, ठीक है, काला काला होता है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि भंवरा देखा ही होगा ऑब्वियसली आपने। तो जो छोटी की ई की मात्रा वाला है यानी छोटा है वो कौन है, भंवरा है। जिस पर बड़ी की मात्रा है वो कौन होगी, सखी होगी, लड़की होगी, ठीक है।
तो ये इस तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाता है, क्योंकि बहुत कॉमन सा है, और अली ये आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो थोड़ा सा ट्रिक से आप इनको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ दोस्तों अब हम देखने वाले हैं ऐसे ही कुछ शब्दों को, जैसे अगम और आगम। ठीक है, पहला क्या है, अगम और आगम। दोनों सुनने में हमें ऐसा लग सकता है कि एक है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगम का अर्थ होता है बहुत ही दुर्लभ, और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति। तो इसी तरीके से जैसे अंत और अंत्य। ठीक है, अंत का मतलब होता है समाप्त और अंत्य का मतलब होता है अंतिम। जैसे अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है, ठीक है, भाग या हिस्सा। अंश का मतलब कंधा और अंश का मतलब भाग या हिस्सा। ये आपकी जो सिलेबस की बुक है, ये जो समानार्थी शब्द है ये वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, जो आपकी SCERT की बुक आती है उसी में से लिए गए हैं। तो आप इनको बहुत महत्वपूर्ण माने और इनको कवर ज़रूर करें। ठीक, इनको छोड़े ना, ये समझ कर कि ये तो ऐसे ही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, आपका सिलेबस में है। ठीक है, अनल का क्या होगा, अग्नि हो जाएगा, और अनिल का क्या हो जाएगा, अनिल का क्या होगा, वायु हो जाएगा। ठीक है, अन्न का क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, और अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और यहाँ अविलंब लिखा हुआ है। ठीक है, अविलंब लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा शीघ्र। अणु का मतलब होता है कण, और अनु का मतलब होता है उपसर्ग। आपने देखा होगा अनु, उप, दुर, दुस। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो ये एक उपसर्ग है, और अनु का मतलब पीछे भी होता है। अभिराम यानी सुंदर, अविराम यानी लगातार, अविराम यानी लगातार बिना विराम दिए। आदि का मतलब होता है आरंभ यानी शुरुआत, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त या अदरक। अवधि का मतलब होता है समय, और अवधि क्या है, एक भाषा है। ठीक है, अभय का मतलब जिसे कोई भय ना हो, निर्भय। उभय का मतलब दोनों। ठीक है, उभय, उभय मतलब होता है दोनों। आगे बात करें, अर्जन का अर्थ होता है संग्रह, और अर्चन का मतलब होता है पूजा, पूजा अर्चना। तो अर्चन का मतलब पूजा। ठीक है, तो अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद, जो आपकी बाजू में बांधने वाला होता है। ठीक है, लड़कियां बहुत जल्दी समझ जाएगी, इसको बाजूबंद कहते हैं। और अगध क्या होता है, रोग रहित, यानी जिसको कोई रोग ना हो। अक्ष होता है धुरी, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर इतनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अक्ष का मतलब होता है धुरी। और यक्ष का अर्थ होता है, ये होती है एक देव की योनि होती है। ठीक है, आगे देखिए, अब्ज का होता है अर्थ कमल, और अब्द का होता है बादल। ठीक है, अब्ज कमल होगा, अब्द क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। अरि का क्या होता है, शत्रु होता है। अरि का क्या होता है, संबोधन। किसी स्त्री को बुलाने के लिए हमें कहते हैं ना, अरे मम्मी, तो आपने कई बार ऐसे सुना होगा। ठीक है, तो किसी को संबोधन करने के लिए, उसको बुलाने के लिए, स्त्री के लिए अरि का प्रयोग होता है। अरे बाप रे, मैं मर गया, अरे मारी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। आप भी बोले कि कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं आप। तो आगे देखेंगे, अथक का क्या होगा, बिना थके हुए। और अखत का मतलब क्या हो जाएगा, जो एकथ का मतलब क्या होगा, जो कहा नहीं जाए। अति का क्या हो जाएगा, दुखी। और आद्र का क्या हो जाएगा, गीला। आयत हम कहते हैं समकोण चतुर्भुज को, और आयात कहते हैं बाहर से जब हम कोई सामान अपने देश में मंगाते हैं उसको आयात कहते हैं, और जब भेजते हैं निर्यात बोलते हैं। इत्र क्या होता है, कोई सुगंध होती है। और इतर क्या होता है, यानी दूसरा। उपकार भलाई, और अपकार होता है बुराई। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रमुख थे जो आपके आप कह सकते हैं कि समान उच्चारण वाले शब्द थे, ये हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको ही आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आगे आपका नया टॉपिक आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है कि जब बहुत सारे शब्दों के लिए हम किसी एक ही पर्टिकुलर वर्ड का प्रयोग करें, उनको अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो क्या कहलाएगा, अमर। जिसमें दया की भावना ना हो वो निर्दय हो जाएगा।
ठीक है। जिसकी आदि न हो उसे अनादि कहेंगे, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, ठीक है। तो बहुत प्रमुख से है, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, ठीक है। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हस्तलिखित, तो जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिसे भूख हो तो वो भूषु। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, यहाँ आपको ये एक ब्लैंक शीट दी गई है, इसमें आपको इधर दिए गए हैं अनेक शब्द और इनके लिए आपको एक शब्द छांटना है और इनमें से छांटना है। यहाँ आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट दी गई है, इनमें से आपको सही शब्द छांट करके इन अनेक शब्दों के लिए यहाँ पर फिल करना है। क्लियर? तो ये आपको जब PDF मिलेगी उसमें से आप ज़रूर करें और इनको फिल करें। अगर कहीं पर कोई कमी रहती है, आप कुछ यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख दें। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे बहुत अच्छे प्रश्न किए गए हैं, जैसे काम में लगा रहने वाले को क्या कहेंगे, संपत्ति का अधिकारी किसे कहेंगे, जिसकी कल्पना की जा सके उसे क्या कहेंगे। तो आपको इन सब ऑप्शंस में से यहाँ फिल करना है। ये वर्कशीट है, आपके लिए होमवर्क है, इसको कवर करेंगे। और यहाँ फिर कुछ और MCQs आ जाते हैं, जैसे आनंद का पर्यायवाची का क्या होगा, तो ऑप्शंस है आपके सामने। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये वर्कशीट आज मैंने ऐड की है आपके लिए कई सारी, जिससे आपको बीच बीच में थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ वर्कशीट ऐड की है, ताकि आपका भी इंटरेक्शन मेरी तरफ रहे, भले ही आज रिकॉर्डेड क्लास हो लेकिन आप इंटरेक्ट कर पाए। क्लियर? तो आप लोग इन सभी के आंसर करिएगा। ज़्यादातर सभी में पर्यायवाची पूछे गए हैं, ठीक है। तो लगभग सभी में पर्यायवाची ही पूछे गए हैं और यहाँ इसमें भी पर्यायवाची ही आपसे पूछे गए हैं। नहीं, यहाँ ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, और ऊपर पूछा गया था कौन सा पर्यायवाची है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी। यहाँ आपको विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार आप ऊपर से उनको पढ़ेंगे। जो आपको लिस्ट दी गई है ऊपर, जो मैंने अभी आपको सिखाया, उनको आप एक बार पढ़ेंगे, नोट करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। बाकी जो अगर कुछ ऐसा आता है कि जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर? इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर करेंगे, बहुत यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिए गए हैं, साथ में इनके आंसर्स भी है इनको मैच करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ से आप इनको मैच भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर आपकी शुरुआत होता है, संख्या पूर्ण तैयारी या संख्या पूर्व, शायद ये पूर्व है, संख्या पूर्व है, ठीक है। संख्या पूर्व तैयारी यानी पहले, संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। बिल्कुल आज आपकी शिकायत नहीं रहना चाहिए कि मैम आपने क्लास कम ली है, ठीक है। आप में से आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं अगर मैं 1 घंटे के आसपास क्लास लेती हूँ, 2 घंटे की पूरी नहीं करती हूँ, तो आप में से बहुत को परेशानी हो जाती है उससे कि मैम सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। तो आज बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए, सिलेबस आपका इसका पूरा ही कराना है इस वीडियो में। तो संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध, ये आपका एक चैप्टर है, नया चैप्टर है। इसमें आपको क्या क्या करना होगा, इसमें दोस्तों आपको ये देखना है कि बच्चों को जब हम संख्याओं का बोध कराते हैं, संख्याएं सिखाते हैं, तो उससे पहले आपको क्या क्या तैयारियां करानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे कि संख्याएं किस में सिखाते हैं, गणित में। तो यहाँ गणित से संबंधित आपको कुछ बेसिक सी टर्म्स जानने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पूछा गया है कि गणित का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए क्या होता है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। दैनिक जीवन का गणित में क्या उपयोग होता है, तो बताइए आप सभी। इसका आंसर खुद से सोच सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जब घड़ी में समय देखते हैं, ठीक है, अगर आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, तो क्या आप समय देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो समय देखने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए किसका? संख्याओं का, ठीक है। उसके बाद बात करें दूसरा और कहाँ ज़रूरत पड़ती है आपकी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में गणित के उपयोग की, तो खरीदे गए सामान का हिसाब लगाने के लिए, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ती है गणित की। आपको हिसाब किताब लगाने के लिए आपको ज़रूरत होती है संख्याओं का ज्ञान होने की। उसके बाद आप कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कि आपको अपने गोल्स या स्कोर लिखना होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया,
इनमें क्या लिखते हैं, आप अपना स्कोर बनाने वाले जितने भी खेल होते हैं उनमें आप स्कोर लिखते हैं, उसका लेखा जोखा रखते हैं कि मेरी तरफ इतने फाउल हो गए हैं, ठीक है, इतना स्कोर हो गया है। तो वहाँ भी तो आपको संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी, आपको गिनती आनी चाहिए, तभी तो आप बताएंगे किसका कितना स्कोर हुआ। नहीं तो 6 के बाद फिर आप ये बताएंगे कि तीन गोल हो गए हैं, ठीक है, अगर संख्याएं नहीं सही से आपको पता होगी तो इसलिए आपको यहाँ ज़रूरत पड़ती है दैनिक जीवन में। इसके बाद नापतोल में, गिनतियों में आपको ज़रूरत पड़ती है अपने दैनिक जीवन में किसकी, गणित की। अब आगे आपसे दिया गया है कि संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध, कि जब आप बच्चों को संख्याएं सिखा रहे हैं तो किन किन का बोध आप करवाएंगे, बच्चे को कैसे उन संख्याओं का ज्ञान कराएंगे, उससे पहले पहले क्या आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या कुछ क्रियाएं करेंगे। तो यहाँ आपको इसका जवाब बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध से अभिप्राय है कि बालक को संख्याओं का गिनना, पढ़ना, लिखना या जोड़ने की क्रियाओं का ज्ञान कराने से पूर्व, यानी इन सब का ज्ञान कराने से पहले बच्चे को वस्तुओं को गिनना, जोड़ना और घटाने का ज्ञान कराना ही संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध कहलाता है। क्या कहलाया इसमें या क्या कहने की बात की गई है, तो देखिए बहुत आसान सी भाषा में समझिए कि जब बच्चे को हम संख्याएं सिखाते हैं, ठीक है, उसे नहीं पता संख्या क्या होती है, तो उसको पहले संख्याएं सिखाने से पहले, संख्याओं का जोड़ घटा सिखाने से पहले उसे वस्तुओं का जोड़ घटा सिखाए कि बच्चे आपके पास ये एक पेंसिल है, अब मैं आपको एक और पेंसिल दे दूँ तो कितनी हो जाएगी, बच्चा बताएगा 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर आप उसको लिख करके बताए कि ये 1 होता है, इसमें अगर हम एक और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे ऐसे कर करके आप संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। पहले आपको चित्रों के माध्यम से, आपको वस्तुओं के माध्यम से ज्ञान कराना है, जोड़ घटा गुणा भागों का ज्ञान आपको पहले वस्तुओं से कराना होता है। तो सबसे पहले आप बच्चे को 1 से 9 तक की जब गिनतियाँ सिखाएंगे तो आप चित्र से सिखाएंगे कि बच्चे ये बताओ कितना है, ये 1 है, ठीक है। 1 को हम संख्या में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, 1, ठीक है, ये कितनी है, ये 2 है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है कि कैसे संख्याओं से पूर्व बोध कराया जाता है। आपके पेपर में ऐसे नहीं आएगा बनाने के लिए कि आप 1 से 9 तक बच्चे को संख्याएं सिखाएं तो आप कैसे कैसे चित्र बनाएंगे। ये बस आपको थोड़ा सा एक मॉडल दिखाने के लिए है कि कैसे, क्या कहने की यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आपका बुक का राइटर, ठीक है। आपकी बुक का या चैप्टर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए एक मॉडल के तौर पर मैंने ये यहाँ पर इंक्लूड किया है कि ये कितने हैं, ये 3 है। तो बच्चे को इस तरीके से चित्रों के माध्यम से हम सिखाएंगे, वस्तुओं के माध्यम से हम उसको पहले सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था कि संख्या पूर्व ज्ञान कराना, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि आपके मन में डाउट होगा कि फिर अब जब इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे, आपसे ये बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके सामने है क्वेश्चंस। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बहुत बेसिक सा मैथ्स आएगा यहाँ पर इस चैप्टर में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको इन संख्याओं को। आरोही कौन सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो इनमें से बढ़ता हुआ क्रम में आप इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम में इसको अरेंज करेंगे, बढ़ता हुआ क्रम में इसको अरेंज करेंगे। इसके बाद आपको बताया गया है निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे लिखा हुआ है 3 4 2 5। तो अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखे, बढ़ते हुए क्रम में लिखे, तो हम देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। अगर अवरोही क्रम की बात करें तो जैसे आप मान लीजिए ये लिखा हुआ है कुछ संख्याएं, ठीक है। तो इनमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएंगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, सबसे आखिर में सबसे छोटी। तो ये इस तरीके से आपसे क्या किया जाता है, पूछे जाते हैं। आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आया भी हुआ है आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए। यहाँ फिर से कुछ आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है।
बहुत सिंपल से कि 79 के बाद कौन सी संख्या आएगी, भाई हर कोई कर लेगा। कौन सी आएगी, 53 से पहले कौन सी संख्या आएगी, ये बताने की बात है क्या कोई? ठीक है, 49 से 1 अधिक कितने हो जाएंगे बताइए। 87 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो ये स्थानीय मान और जातीय मान समझना ज़रूरी है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ आप में से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान और जातीय मान की अब चर्चा करेंगे हम, और साथ साथ इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान भी हम यहीं पर करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों हम बात करें कि किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। पहला कौन सा, उसका वास्तविक मान, ठीक है, जिसको हम जातीय मान के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, उसका स्थानीय मान। ठीक है, एक तो जातीय मान और दूसरा स्थानीय मान। अब यहाँ स्थानीय मान जातीय मान के बारे में क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक। तो जातीय मान कौन सा होता है? किसी भी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता, उसे क्या कहेंगे? उसका वास्तविक मान कहेंगे या जातीय मान कहेंगे। जैसे 2, 3, 4 में 2 का जो वास्तविक मान है वो 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा और 4 का 4 ही होगा। यानी वो संख्या खुद उसका क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, जातीय मान होती है। ठीक है, वो किस जाति की है? तो वो बिल्कुल सेम वही संख्या होगी जो आपसे पूछी गई है। अब आपसे स्थानीय मान अगर पूछ लिया जाए, यानी प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए, तो तब आप क्या बताएंगे? किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। कि अगर मान लीजिए ये 203 लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर 2003 लिखा हुआ है, तो ये 2 का क्या है, स्थान बदल रहा है। ठीक है, यहाँ इसका 2 का अलग मान होगा, यहाँ अलग मान होगा 2 का, तो इसके स्थान के अनुसार होगा इसका मान, उसको हम स्थानीय मान कहेंगे। जैसे उदाहरणतः आपके सामने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ आपको कुछ संख्याएं दी गई है, 1, 9, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5। इनमें आपको सबसे पहले यहाँ बताया गया है स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान क्या है? जातीय मान तो आपने जान लिया कि अगर 5 है तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। 6 का 6 होगा, 4 का 4 ही होगा जातीय मान, 8 का 8 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। जो संख्या है वो खुद ब खुद अपना जातीय मान है। अब 5 का स्थानीय मान देखना है तो 5 किस स्थान पर पड़ता है? इकाई के स्थान पर पड़ता है, तो यानी ये स्वयं यहाँ लिखा जाएगा। 6 की अगर बात करें, 6 का स्थानीय मान क्या होता है? तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ इसके बाद हमें दहाई पर लिखना है 6, तो यानी इसकी वैल्यू यहाँ एक और 0 इसके साथ आ जाएगी, क्योंकि दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, तो यानी 6 की गुणा 10 में हो जाएगी, ये कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, इकाई दहाई को छोड़िए, आप ऐसे समझिए कि 6 के राइट साइड जितनी भी संख्याएं हैं उतनी ही 0 उसके पीछे आ जाएगी। जैसे 4 है, 4 के राइट साइड कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 4 का जातीय मान 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? 8000। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। इसी तरीके से उसके राइट साइड में जितनी भी संख्याएं हैं वो उतने ही 0 उसके पीछे लग जाएंगे, तो वो आपका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो आपको पता है कि इकाई के बाद दहाई आएगा, दहाई के बाद सैकड़ा आएगा, सैकड़ा के बाद 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा अच्छे तरीके से। अब आप जो लास्ट में क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है, इनका स्थानीय मान आप बहुत अच्छे से आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, स्थानीय और जातीय मान। अब यहाँ आपसे इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं कि 20 में 20 को कहते हैं क्या कहेंगे, इनमें से ऑप्शन चुनिए आप। इसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं में से। ठीक है, आपको यहाँ पर चिन्ह का भी प्रयोग करना आना चाहिए कि भाई कम के लिए कैसा चिन्ह प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, अगर एक संख्या यहाँ लिखी है, एक संख्या यहाँ लिखी है, आपको कम दिखाना है कि ये संख्या इससे कम है, तो आप ये चिन्ह प्रयोग करेंगे। अगर अधिक दिखाना है तो ये वाला चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। बराबर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे, क्या ये करेंगे, क्या ये करेंगे। जोड़ के लिए क्या करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से ये क्वेश्चन है आपके लिए। घटाने के लिए क्या करना होता है, तो ये पूरा है। खुश मत होइए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है आपका चैप्टर। यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी तब उनको मैं इंक्लूड करूँगी। तो सच में खुश होने की बात है, क्योंकि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, हम अपना पेपर 1 का आरंभिक स्तर पर भाषा का
सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। और यहाँ आपके सामने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मैंने आज खूब सारे आपको दिए, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। भले ही थोड़ा समय ले इनको करने में, लेकिन वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है, या फिर आपके साथ मैं अब PDF शेयर करूँगी, ठीक है। तो उसमें से आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप चैप्टर के तुरंत ख़त्म होते ही उसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। और बाकी इस तरह के क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से इंक्लूड करूँगी जब आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। वे नीचे जो आपने क्वेश्चंस देखे ना, वे आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। किसी दिन उनका टेस्ट लूँगी मैं आपसे। अभी मैं आपको रिवीजन करने का टाइम देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो अभी आपके पास टाइम है किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। क्लियर। तो आप इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए, अपना सिलेबस जितना भी पूरा इसमें बाकी है, इसको सिलेबस को कंप्लीट करिए। क्लियर। बहुत बढ़िया। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट एक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें क्लास लेते लेते हमने 31 तारीख से शुरू की थी, 31 तारीख से शुरू की थी आपकी क्लास। तो 30, 31, 1 और 2, यानी हम पूरा 4 दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। अब कल मिलेंगे, मेरा फेस बहुत दुख रहा है, कल नहीं दोपहर वाली क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए, ठीक है, खुश रहिए और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो बाय बाय गाइज।